हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी ऐसा कह सकते हो विंग को अपनी प्यार की जाल में फंसा के वो विंग का तलवार छीन लिया था और विंग के ऊपर तलवार से वार किया था। सीधे शब्दों में आप लोग ये कह सकते हो कि विंग के साथ वांग जी ने धोखा किया था। वांग जी विंग को घायल करके वो चला गया था। तो आगे का स्टोरी हम सुनते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा या फिर कुछ हो सकता है कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया, और आप लोग इतने टाइम से एफएम सुन रहे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि एफएम में क्या होगा, क्या होना चाहिए और किस लिए हुआ है। तो चलिए आज हम वही सब डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ किस लिए हुआ। वांग जी जब जा रहा था, वांग जी को एक फ्लैशबैक याद आता है। विंग जब दरबार में वांग जी के लिए हाथ मांगा था और लान कुरान ने हाँ कह दिया था, वांग जी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी तुरंत ही अपनी पिताजी लान कुरान के पास गया था। वांग जी कहता है, पिताजी आपने ऐसे हाँ क्यों कह दिया, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप उसके सामने कुछ और भी शर्त रख सकते हैं, कुछ और देकर वो मना सकते हैं, पर आपने हाँ क्यों किया? मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लान कुरान कहता है, वांग जी अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें वादा निभाना पड़ेगा। वांगजी कहता है, पर पिताजी मुझे कहाँ पता था कि वो ऐसे कुछ शर्त रखेगा, मुझे लगा था वो इस राजमहल को मांग लेगा। तब लानकुरान कहता है, पर वांगजी अगर तुम्हें ये अंदाज़ा लगा था और तुमने मेरी जान के बदले में इस राजमहल को दाव पर लगाया था तो ये बहुत गलत बात है, तुम आगे चल के एक अच्छा राजा नहीं बन पाओगे। वांगजी कहता है, पर क्यों? तब लानकुरान कहता है, इस राज्य को खड़ा करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना युद्ध लड़ा, मैंने इतना मेहनत की और तुम एक ही झटके में इसको गंवाना चाहते थे। वांग जी कहते, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लानकुरान कहते हैं, वो सब छोड़ो, तुम विंग से शादी कर लो, पर तुम ये भूल रही हो विंग कोई आम इंसान नहीं है। भले ही वो हमारी तरह कोई राजा नहीं है पर वो आम भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है उसके पास जो तलवार है वो कितना पावरफुल है? वांग जी कहता है, मुझे पता है, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें पता भी है वो तलवार किसका था? लानगुआन कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है बेन रूहान की और मेरी दुश्मनी क्या है? वांग जी कहता है, हाँ वो तलवार। लानकुरान कहता है, और वो तलवार हमारे हाथ में है, हम विंग से छीन सकते हैं। वांग जी कहता है, विंग से छीन सकते हैं मतलब? लानकुरान कहता है, तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारे पास मौका होगा विंग से वो तलवार छीनने के लिए। वांग जी कहते हैं, पर पिताजी ये तो धोखा हुआ ना? लानकुरान कहता है, वांग जी धोखा कैसे हो सकता है? मास्टर मो ने हमारे साथ धोखा किया था, वो तलवार हमारा है, इस लान फैमिली का है। उस मास्टर मो ने हमारी तलवार को धोखे से हमसे छीना था, अब हमारी बारी है कि हम अपनी अमानत को वापस लेकर आए। बेन रोहन को लगता है कि वो तलवार मेरे पास है, इसलिए वो बार बार हमारे साथ युद्ध करने में लग जाता है। उसे भी पता नहीं कि ये तलवार मेरे पास नहीं है। मैं दुनिया को नहीं बता सकता कि हम एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो तलवार हम अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाए। तो वांग जी चुप हो जाता है। लानकुरान कहता है, वांग जी मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें विंग से शादी करके विंग से वो तलवार छीनना पड़ेगा। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी बस इसी शर्त की वजह से वो शादी कर लिया था। वांग जी अपनी फ्लैशबैक से बाहर आता है। वांग जी कुछ सफ़र चल के वांग जी को और एक बात याद आता है। आज जब लान कुरान आया था, लान कुरान वांग जी को ये याद दिलाने आया था कि वो विंग के साथ खुश रहने नहीं आया था, विंग के साथ घर बसाने नहीं आया था, उसे काम से भेजा गया था। लान कुरान और वांग जी जब वो दोनों बात कर रहा था, लान कुरान वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे लगता है कि तुम विंग के साथ घर बसाने लगे हो, विंग के साथ अच्छे से रहने लगे, क्या यही बसने का इरादा है तुम्हारा? वांग जी कहता है, नहीं पिताजी। लानकुरान कहता है, तो फिर ये काम करने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा? वो लड़का वैसे भी तुम्हारे पीछे पागल है, तुम्हारे लिए उसके हाथ से वो तलवार छीनना आम सी बात है, तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं बस मौका ढूंढ रही हूँ। लानकुरान कहता है, मौका ढूंढ रही हो? जो इंसान तुम्हारे पास है, जो इंसान तुम्हारे इशारों में सब कुछ करना चाहता है, तुम मौका ढूंढ रही हो। तुम ऐसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें विंग से प्यार हो चुका है? वांग जी कहते, नहीं पिताजी मुझे विंग से प्यार नहीं हुआ है। लानकुरान कहता है, बात जो भी हो, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो तुम अपनी हस्बैंड के साथ रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो यहाँ देखने आया था कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे, पर आखिर मुझे समझ में आ चुका था कि शायद तुम विंग से प्यार
कर बैठे, इसलिए। वांग जी कहते नहीं पिताजी, मैं बहुत जल्द वो तलवार लेके आपके पास आऊँगा। लानकुरन कुछ नहीं कहता। लानकुरन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इस बात को 2 दिन हो गया था। वांग जी आखिरकार वो अपनी महल पहुँच जाता है। वो तुरंत ही लानकुरन के सामने जाकर हाजिर होता है। लानकुरन वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अगर वांग जी वापस आया है तो वो तलवार ज़रूर लेकर आया होगा। लानकुरन कहता है, वांग जी क्या तुम वो तलवार लेकर आई हो? वांग जी तुरंत ही उस तलवार को निकाल के वो लानकुरन के हाथ में देने लगता है। लानकुरन उस तलवार को पाके बहुत ज़्यादा खुश था। इधर हम विंग को दिखाते हैं। 2 दिन हो गया था। विंग अभी तक बीमार पड़ा था। अचानक ही विंग के पास मास्टर मो आता है। मास्टर मो उस घने जंगल से कभी बाहर नहीं आया था, पर आज शायद विंग को ज़रूरत था। तो मास्टर मो कैसे छुप सकता है? मास्टर मो विंग के पास आता है और वो विंग की घाव पर मरहम लगाता है, जो मरहम मास्टर मो के पास है। विंग को भी ठीक होने में कम से कम 3 से 4 दिन लग गया था। विंग जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, विंग देखता है कि मास्टर मो उसके सामने बैठा हुआ है। विंग तुरंत ही उठकर बैठता है और वो मास्टर मो को बो करता है। मास्टर मो विंग से बात नहीं करता। विंग समझ गया था मास्टर मो उससे गुस्सा है। विंग कहता है, मास्टर मो मुझे माफ़ कर दीजिए। मास्टर मो कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मास्टर मो जंगल के बीच खड़ा था। वहाँ पर विंग भी आता है। मास्टर मो कहता, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम पर भरोसा कर लिया। विंग अपना सर झुका के वो खड़ा था। मास्टर मो कहता है, मैंने काफ़ी उम्मीद के साथ, काफ़ी भरोसे के साथ वो तलवार तुम्हें दिया था, और तुमने क्या किया? किसी के प्यार में आके तुमने उस तलवार को किसी को दे दिया। तुमने उस तलवार को इतने हल्के में लिया कि तुम्हें कदर नहीं है उस तलवार की। तुम्हें पता भी है वो तलवार क्या चीज़ था? तुम्हें पता भी है वो तलवार अगर किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो क्या हो सकता? तुम्हें पता भी है एक तलवार जब हम किसी को सौंपते हैं तो उसे कितना जांच के परख के उसे सौंपते हैं। तुम्हें बस लगा कि वो तलवार एक पावरफुल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो तलवार एक जिम्मेदारी था मेरा, जो मुझे किसी अच्छे के हाथ में सौंपना था, एक सच्चे इंसान के हाथ पर सौंपना था। और ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दिया था कि एक अच्छे और सच्चे इंसान को तुम सौंपोगे। मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हारे जैसे एक इंसान को ढूंढ के उस तलवार को सौंप देना, जिसका तुम मास्टर बनोगे। हम सारे लोग बस इस तलवार का रक्षा करते हैं ताकि ये गलत हाथ में न जाए। वो एक जिम्मेदारी था जो मैंने तुम्हें दिया था उस तलवार को संभालने के लिए, ताकि गलत हाथ पर ना जाए। पर तुमने क्या किया? तुमने इस चीज़ को इतना हल्के में लिया कि मैं बता नहीं सकता। मैं खुद के फैसले से शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें चुना था इस तलवार के लिए। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मास्टर मो कहता है, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम उस तलवार को वापस नहीं लाते, चाहे इसके लिए तुम उस इंसान की गला ही क्यों ना काट दो। विंग मास्टर मो से बात करके वो घर आता है। घर आके वो एक जगह पर बैठ जाता है। विंग बहुत गुस्से में था, अपने आप से गुस्से में था कि वो एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया और मास्टर मो की उम्मीद को तोड़ दिया। विंग ने सच में उस तलवार को बहुत हल्के में लिया था। विंग को अब जगह समझ में आ रहा था कि वो तलवार इतना खास क्यों है, और वो तलवार मास्टर मो ने विंग के हाथ पर क्यों सौंपा था। वो एक तलवार सिर्फ पावर नहीं था, वो तलवार एक जिम्मेदारी था। एक अच्छे इंसान के हाथ में रहना चाहिए, बुरे इंसान के हाथ पर नहीं जाना चाहिए। पर विंग इतना शुक्र मनाता है कि लानकुरन एक अच्छा इंसान है, पर फिर भी मास्टर मो उससे गुस्सा है और उस तलवार को उसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो तलवार अब विंग का है। विंग के इस बात से और भी गुस्सा आ रहा था कि उसके दुश्मन के साथ उसकी लड़ाई है, अब उसके साथ उसको लड़ना पड़ेगा। तभी विंग के पास जिंगी आता है। जिंगी कहता है, वी काका आप ठीक हो? विंग कहता है, जिंगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ रहना, मैं अभी जा रही हूँ। तब जिंगी कहता है, वी काका अब कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, जिंगी अगर मैं तुम्हें साथ पर लेकर गया तो तुम्हारे लिए खतरा है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूँ। जिंगी कहता है, पर वी काका चाहे कितना भी खतरा हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। विंग कहता है, पर जिंगी तुम्हें क्या लगता है सफ़र बहुत आसान होगा? मुझे लैंड फैमिली के साथ लड़ना है, तुम्हें पता है ना मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई सैनिक नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ, ऊपर से मेरे पास वो तलवार भी नहीं है। जिंगी कहता है, पर वी काका आप वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी आत्मिक शक्ति इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो तलवार के बिना भी आप जीत सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैंने आपको लड़ते हुए देखा है उस तलवार के बिना भी। तो आप ऐसा मत सोचना कि वो बस तलवार नहीं है तो आपके पास वो पावर नहीं है कि आप
लान फैमिली के साथ लड़ सको। आप लान कुरान से भी ज़्यादा ताकतवर हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। विंग कहता है हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपने ऊपर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा बोल के जब विंग फिर से जा रहा था तब जिंगी पीछे पीछे जा रहा था। विंग कहता है जिंगी तुम मेरे साथ मत चलो। जिंगी कहता है पर क्यों, आपको खुद पर भरोसा नहीं है क्या आप मेरी ख्याल नहीं रख सकते। विंग हंस पड़ता है। जिंगी कहता है मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे कुछ होने नहीं दोगे, मैं बस आपके भरोसे में आपके साथ जा रही हूँ। विंग कुछ नहीं कहता। विंग फिलहाल वो जिंगी का हाथ पकड़ लेता है और विंग के साथ जिंगी भी जाता है। पर विंग जब तक लान कबीले पहुंचता है तब तक लान कुरान के साथ और वैन कबीले के साथ ऑलरेडी जंग छिड़ गया था। वैन कबीले को ऑलरेडी पता चल गया था कि लान कुरान के पास वो तलवार है। वैसे भी लान कुरान इस बात को अब तक छुपा के रखा था कि वो तलवार उसके पास नहीं है, वो तलवार उसके पास ही है। इस बात को लान कुरान ने कभी मेंशन नहीं किया था कि उसके पास वो तलवार नहीं है। और वैन कबीले को हमेशा से शक था कि वो तलवार लान कुरान के पास है, इसलिए हमेशा वैन कबीले हमेशा लान कबीले के साथ जंग लड़ने लगता है। पर आज फिर से वैन कबीले के साथ लान कबीले के साथ जंग छिड़ गया था। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा हो गया था। विंग जब लान महल में पहुँचता है, विंग देखता है कि बहुत सारा लान कबीले के सैनिक इधर उधर पड़ा हुआ है, इधर उधर खून पड़ा है और लान कुरान अपने महल में छुपा हुआ है। विंग थोड़ा घबरा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी निहोसन एक जगह पर छुपा और जैसे निहोसन विंग को देख लेता है, विंग तुरंत ही बाहर आता है। निहोसन को देख के विंग कहता है निहोसन यहाँ पर क्या हुआ था। निहोसन कहता विंग यहाँ पर जंग छिड़ गया था वैन कबीले के साथ और लान कबीले के साथ। विंग कहता है पर ये वैन कबीला और लान कबीला हमेशा लड़ता क्यों है। तभी निहोसन कहता विंग तुम्हें अब तक नहीं पता, ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए। विंग कहता है दरअसल आज से पहले मैंने कभी इस बार में इतना ध्यान नहीं दिया, मैं इन सारी चीज़ों से थोड़ा बोर हो जाता हूँ। तभी निहोसन कहता है वो तलवार जो तुम्हारा है, वो तलवार इस लान फैमिली का था पहले से, और वैन कबीले को हमेशा से लगता है कि वो तलवार अभी तक लान कुरान के पास ही है। ये सोच के वैन कबीले हमेशा लान कुरान के साथ जंग छेड़ता है और आज भी किया था। और लान कुरान से वैन कबीले मतलब बेन रूहान हमारे राजा लान कुरान से वो तलवार छीन कर ले जा चुका है। विंग कहता है क्या वो तलवार वैन रूहान लेके यहाँ से चला गया है। निहोसन कहता है हाँ वो यही का ही होगा। तब विंग कहता है क्या वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गया है। तब निहोसन कहता है नहीं। विंग कहता है क्या तुम मेरे एक काम कर सकते हो। निहोसन कहता है क्या। विंग कहता है क्या तुम ये ऐलान कर सकते हो वो जो तलवार बेन रूहान लेके गया है वो तलवार असली नहीं है, असली तलवार अभी तक मेरे पास है। तभी निहोसन कहता है पर ऐसे करने से तो जंग फिर से छिड़ जाएगा, वो लोग फिर से इस लान कबीले के ऊपर हमला कर देगा। तभी विंग कहता है बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे वो तलवार चाहिए, मैं बेन रूहान के हाथ में वो तलवार नहीं दे सकता, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्या तुम यह ऐलान कर सकते हो। निहोसन कहता है क्यों नहीं, मैं फिर से ऐलान कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर निहोसन वो महल के पूरा ऊंचाई हिस्से में चला जाता है। वहाँ पर जाके वो जोरों से घंटी को बजाने लगता है, जिसकी वजह से वैन रूहान अलर्ट हो जाता है। फिर निहोसन सायरन की मदद से वो लाउड वॉइस में वो चिल्ला के बोलता है बेन रूहान जो तलवार लेके भागी है वो तलवार असली नहीं है, वो तलवार नकली है, वो असली तलवार अभी तक विंग के पास है। तभी बेन रूहान तुरंत ही वो फिर से वापस लान महल में आता है। तभी लान कुरान वापस आता है। लान कुरान वापस आते हुए वो विंग से मिलता है। विंग गुस्से से कहता है वो तलवार मेरा है और वो तलवार नकली है, असली तलवार मेरे पास है। लान कुरान कहता है क्या असली तलवार तुम्हारे पास है। तभी विंग कहता है हाँ देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ, इसका मतलब आप समझ रही हो। वांग जी जिस तलवार से मेरे ऊपर वार किया था वो तलवार नकली था, क्योंकि वांग जी के ऊपर मुझे शक था। लान कुरान कहता है ओह अब मैं समझूँ, तभी तो मैं कहूँ कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, क्योंकि मेरे बेटे लान मांग जी मेरी बात को कभी टालता नहीं है। मैंने तो उसे इतना कहा था कि वो तुम्हें जान से मार दे, पर उसने तुम पर एक बार वार किया, हो नहीं सकता। अगर वो असली तलवार होता तो तुम जिंदा नहीं बचते, तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहते, तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि वो तलवार तो तुम्हें पता ही है उसका पावर कितना है। अगर वो 2 बार वार करे तुम्हारे ऊपर तो तुम यहाँ पर जिंदा खड़े नहीं होते। विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है ये सोच के कि लान कुरान ने कहा था वांग जी को मेरे ऊपर वार करने के लिए, और वो भी जान से मारने का हुक्म किया था, पर वांग जी ने मेरे ऊपर बस एक ही बार वार किया था। वो चाहता तो अपनी पिताजी की बात सुन के वो 2 बार उसके ऊपर वार कर सकता था, पर उसने एक बार ही वार किया था। विंग फिलहाल इस बात को अपने माइंड पर सेट कर लेता है। वो लान कुरान को कुछ नहीं कहता।
विंग कहता है तो फिर आपको यकीन हो गया वो तलवार नकली है, असली तलवार तो मेरे पास है। मैं तो बस यहाँ पर आपको और वैन ड्रोन को ये बताने वाला था कि तुम दोनों से ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ। तब लानकुरन कहता है मेरे रहते हुए तुम पावरफुल कभी नहीं बन सकते। मैंने तुम्हारे लाल मांग जी के साथ शादी इसीलिए कराया था ताकि लाल मांग जी तुमसे वो तलवार छीन सके, और उसने वही किया था। पर शायद चालाकी में तुम हमसे भी एक कदम आगे हो। विंग कहता है इसमें कोई शक है क्या? मास्टर वो मुझे ऐसी ही शिष्य के रूप पर नहीं चुना था, उसने खुद मुझे चुना था। मैंने उन्हें गुरु के रूप पर नहीं चुना था। तो आप समझ सकते हो कि मैं इंसान कैसा हूँ। अब तो मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मास्टर मो ने मुझे शिष्य क्यों बनाया था। तभी लानकुरन अचानक ही विंग के ऊपर हमला करने लगा था, और विंग भी लानकुरन के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि विंग को पता चल गया था कि ये लानकुरानी है जो इस तलवार को पाना चाहता है, और इस तलवार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो इंसान इस तलवार को पाने के लिए वो किसी का कत्ल कर सकता है तो वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बुरा इंसान है। उसे वो तलवार छीनना ही पड़ेगा। जब विंग और लानकुरन एक दूसरे को वार कर रहा था, वहाँ पर युद्ध चल रहा था। तब लान हमले की काफ़ी सारा सैनिक विंग के ऊपर वार कर रहा था, पर विंग उन सब के साथ लड़ रहा था। इधर बेन रोहन भी आ चुका था और विंग के साथ लड़ रहा था। यहाँ पर बेन रोहन और लानकुरन वो दोनों ही विंग के ऊपर वार कर रहा था, कि वो दोनों को लगता है कि वो तलवार अभी तक विंग के पास है, पर असली तलवार अभी तक बेन रोहन के पास ही था। विंग ने झूठ कहा था। यहाँ पर निहोसन खड़े होकर बस तमाशा देख रहा था, क्योंकि निहोसन को इतने साल जाके लानकुरन की असलियत दिख रहा था, इसलिए निहोसन बस वहाँ पर खड़ा था और बस समझने की कोशिश कर रहा था। जब वो तीनों आपस में लड़ रहा था और काफ़ी सारा सैनिक था, वहाँ पर विंग अकेला था और जिंगी भी साथ में था। जिंगी लड़ तो रहा था, पर जिंगी का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वो अभी इस चीज़ में मास्टर नहीं था। तो इसलिए विंग खुद ही लड़ रहा था और जिंगी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था। और निहोसन जो खड़े होकर तमाशा देख रहा था, निहोसन भी थोड़ा बहुत विंग का साथ देने लगता है। ये देख के लानकुरन थोड़ा सा हैरान था, पर लानकुरन अभी हैरान होने से ज़्यादा वो विंग के साथ लड़ने में बिजी था। पर बेन रोहन जब लड़ रहा था, लड़ते लड़ते बेन रोहन नोटिस करता है जितने सारे लोगों को उस तलवार से बेन रोहन ने वार किया था, वो सारे लोग बीमार पड़ चुका है। वो जहर की तरह वो तड़प रहा था, जैसे उन लोगों ने जहर पी लिया है। तब बेन रोहन उस तलवार को देखते हुए सोचता है ये तलवार नकली नहीं हो सकता, ये तलवार असली है। तभी बेन रोहन चिल्ला के वो विंग को कहता, विंग तुमने झूठ कहा, ये तलवार असली है। विंग कहता है मैंने झूठ कहा, वो तलवार असली है, वो तलवार नकली नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो असली है। मैं बस तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहता था और तुमसे ये तलवार छीनना चाहता था। तब लानकुरन कहता विंग तुम इतने बड़े झूठ मुझसे कह सकते हो? विंग कहता है क्यों नहीं, आप मुझे मार सकते हो, मारने की साजिश रच सकते हो, तो मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता क्या? आपको पता है ना प्यार और जंग के मैदान में सब कुछ जायज़ है, तो मैं सही कैसे हो सकता हूँ? मुझे भी अपना दिमाग चलाना है। ऐसा बोल के विंग फिर से लड़ने लगता है। जैसे ही बेन रोहन को पता है कि वो तलवार असली है, इसलिए वो जंग की मैदान छोड़ के वो जाने लगता है। विंग जितनी बार बेन रोहन के पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार लानकुरन विंग को अपनी तरफ खींच रहा था लड़ने के लिए, क्योंकि उसे विंग के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा नफरत था कि वो बेन रोहन के पीछे भागने से अच्छा वो विंग को मरना पसंद करेगा। इसलिए वो विंग को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। और इस टाइम विंग और लानकुरन की टक्कर की बार चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बार कर रहा था। बार करते हुए लानकुरन के हाथ से वो तलवार छीन जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। और विंग के हाथ पर तलवार था जो उसका माता पिता का था, विंग के साथ बचपन से है। उस तलवार से विंग लानकुरन के ऊपर वार करने ही वाला था। और तभी वांगजी की एंट्री होता है। वांगजी वहाँ पर आ जाता है। वांगजी के पैरों के नीचे लानकुरन का तलवार था। लानकुरन कहते वांगजी वो तलवार मुझे दो। तभी विंग अपना सर घुमा के वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग की आंखें रेड था और विंग बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में था शायद आज वांगजी भी उसके सामने आ जाए तो वो शायद वांगजी का भी कत्ल कर दे। इतना गुस्से में था विंग। वांगजी वहाँ पर खड़ा था और लानकुरन बार बार वो तलवार मांग रहा था। लानकुरन को लगा था कि वांगजी वो तलवार देगा, पर नहीं। वांगजी विंग को और लानकुरन को आपस में लड़ते हुए देखता है। लड़ते हुए देख के वो कुछ नहीं कहता, वो फिलहाल वहाँ से चला जाता है। वो लानकुरन को वो तलवार नहीं देता और विंग तुरंत ही लानकुरन का कत्ल कर देता है। मतलब लानकुरन को वो जान से मार देता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जब विंग लानकुरन के ऊपर वार किया था तब लानकुरन ने चीखा था और वांगजी अपनी बेडरूम के अंदर जाके वो दरवाज़ा को लॉक कर लिया था और ख़ुद को भी कैद कर लिया था उस रूम में।
लानकुरान की चीखने की आवाज़ को सुन के वांग जी की आंखों से आंसू टपक जाता है। वांग जी वहीं पर घुटने टेक के बैठ जाता है। वांग जी कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक जाता है। वांग जी जब तलवार लानकुरान के हाथ में दिया था, तब से लानकुरान की बदला बदला सा रूप वांग जी को कुछ परेशान कर रहा था। इस बात को 2 दिन हो गया था कि लानकुरान के हाथ में वो तलवार आ चुका था। लानकुरान का बदला हुआ बिहेव देख के वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका पिता है। वो पिता एक अहंकारी राजा दिख रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आता क्या वो सही किया था या फिर गलत किया था। इस बारे में बात करने के लिए और उनके बदले हुए बिहेव को देखने के लिए वांग जी अपने पिताजी से कुछ बात करने के लिए उसके बेडरूम के अंदर जाने लगता है। जब वांग जी जा रहा था तब 2 सैनिक वांग जी को रोक लेता है और कहता है आप अंदर नहीं जा सकते। वांग जी कहता है मैं नहीं जा सकता, वो मेरा पिताजी का रूम है और मैं इस महल का राजकुमार हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ। तुम दोनों रोकने वाला मुझे कौन हो? तभी वो 2 सैनिक कहता है, मतलब 2 पहरेदार कहता है, पर इस टाइम हमारे राजा ने मना किया है, उनके रूम में कोई नहीं जा सकता। तभी वांग जी कहता है तुम दोनों साइड हो जाओ। वो 2 पहरेदार वांग जी को रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। वांग जी उन दोनों को साइड करके जब जा रहा था, वांग जी दरवाजे को खोलने ही वाला था, पर वांग जी को उसके पिताजी की लाउड राक्षस जैसी जो हंसी है वो सुनाई देता है। ये देख के वांग जी दरवाजे को ओपन नहीं करता, वो दरवाजे में खड़ा रह जाता है। लानकुरान बहुत ज़्यादा हंस रहा था, इतना ज़्यादा हंस रहा था कि कोई समझ नहीं सकता कि उसकी इतना खुशी का वजह क्या है। तभी वांग जी धीरे से वो दरवाजे को ओपन करता है और धीरे से वो रूम के अंदर आ जाता है। रूम काफ़ी बड़ा था और जिसकी वजह से लानकुरान को समझ में नहीं आया था कि वांग जी रूम के अंदर आ चुका है। वो बस अपने पिताजी की असलियत को देखना चाहता था कि आखिर बात क्या है, उसके पिता इतना खुश क्यों है। जब लानकुरान उस तलवार को लेकर इतना राक्षस की तरह हंस रहा था, तब लानकुरान हंसते कहता है वाह वांग जी वाह, आखिरकार तुमने वो काम करके दिखाया जो मैं चाहता था। इस तलवार के लिए मैंने ना जाने कितना कुछ किया है। मैंने तो अपनी भाई को भी जान से मार दिया बस इस तलवार को पाने के लिए। जहाँ इस तलवार के लिए मैंने अपने भाई को जान से मार दिया और वहाँ मास्टर मो एक बेवकूफ़ इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया इस तलवार को सौंप कर। वो किसी के प्यार में इतना पागल है कि वो एक बार कहने से ही वो तलवार उसे सौंप दिया। और वो इंसान भी कितना बड़ा वाला बेवकूफ़ है जो अपने पिता की कातिल है उसी को आकर इस तलवार को सौंप दिया। ये सुन के वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वांग जी को समझ में नहीं आया कि अभी उसने क्या सुना। वांग जी एक पल के लिए मन में सोचता है क्या मैंने कुछ गलत सुना है। लानकुरान कहता वांग जी तुम्हें नहीं पता, इस तलवार को पाने के लिए मैंने तुम्हारे बाप को भी मार दिया और तुम तो छोड़ो तुम्हारी बात, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई भी हमदर्दी नहीं है। वांग जी अभी फ्लैशबैक से बाहर आता है। वांग जी के पिता को लानकुरान ने मार दिया था। वांग जी के पिता और कोई नहीं है, वांग जी के पिता लानसीजन है। लानसीजन को लानकुरान ने मार दिया था। वांग जी को ये सच पता चल गया था कि उसके पिता मतलब असली पिता लानसीजन है और उसके पिता को जान से किसी और ने नहीं मारा है जिसे वो अपना पिता मानता है या फिर वांग जी अपनी पिता जानता है। वांग जी को ये सच्चाई पता नहीं था कि उसके असली पिता लानसीजन है। वांग जी को यही पता था कि उसका पिता लानकुरान है और उसके पिता लानसीजन को लानकुरान ने जान से मार दिया था। आज ये सच्चाई वांग जी के सामने 2 दिन पहले आ चुका था। पर होता है ना, किसी के लिए थोड़ा सा मोह माया हमारा हो जाता है, तो वांग जी डिसाइड नहीं कर पा रहा था अभी उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने पिता को कातिल करके अपने पिता का बदला लेना चाहिए या फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। पर आज जब विंग उसे मारने के लिए तैयार था और वो तलवार जब लानकुरान मांग रहा था, वांग जी बस इसी वजह से वो तलवार लानकुरान को नहीं दिया था, वो वहाँ से साइड हो गया था। वहीं बेहतर है, इसलिए लानजान चुपचाप बस साइड होके वो चला आया था। आज वांग जी की आंखों में आंसू था ये सारी बात को सोचकर कि उसने जानबूझकर वो तलवार नहीं दिया, क्योंकि ये इंसान उसे कभी प्यार ही नहीं किया। ऊपर से उसके पिताजी को जान से मार दिया, शायद उसकी माँ को भी जान से मार दिया होगा इस तलवार की वजह से। वांग जी की बर्बादी का कारण उसका पिता लानकुरान ही है। उसे पिता कहना भी गलत होगा। लानकुरान को जान से मारने के बाद विंग के कब्जे में ये महल आ जाता है और विंग वहाँ का राजा घोषित होता है। और न्योहसन बड़े ही हंसते हुए और बड़े ही गर्व के साथ विंग को राजा घोषित किया। और वांग जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वांग जी अपने रूम पर था। पर जब न्योहसन विंग को राजा घोषित करता है, वो बात वांग जी कान तक सुनाई दिया था।
विंग अपनी राजमहल की मतलब राजा वाली जो जगह था वहाँ पर बैठा हुआ था, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। कुछ 2 घंटे के बाद वांग जी अपनी दरबार के सामने से गुजर के जा रहा था। तब विंग रूडली वो लाउड वॉइस में चिल्ला के कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तभी वांग जी का कदम रुक जाता है। विंग कहता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो यहाँ से अगर पत्ता भी हिले तो उसे मेरे हुक्म से हिलना पड़ेगा। तो तुम कौन सी चीज़ हो? अगर यहाँ से हिल रही हो तो मेरी इजाज़त के बगैर तुम हिल नहीं सकते। तभी वांग जी अपनी सर को नीचे करके विंग के सामने आता है। वांग जी का सर ऐसे झुका हुआ देख के विंग को अच्छा नहीं लगता। ये वही वांग जी है जो अपना सर हमेशा ऊंचा रखता है, और झुका हुआ सर देख के विंग को बर्दाश्त नहीं हुआ था। अंदर से उसे चीर रहा था, पर फिर भी वो वांग जी के सामने अपनी सर ऊंचा करके वो रूडली कहता है, क्या बात है, लॉन वांग जी के सर झुका हुआ क्यों है? तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा दिया हुआ उधार की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना हो। या तो तुम मेरी जान ले लो या तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारी रहम पर यहाँ रहना नहीं चाहता। तो विंग लाउडली स्माइल करते कहता है, तुम्हारा सब कुछ चला गया पर अभी तक तुम्हारा गुरूर नहीं गया। वांग जी कहता है, ये मेरा गुरूर नहीं है। या तो तुम मेरी जान ले लो, मैंने जो गुस्ताखी की है, या तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। विंग कहता है, जब मैंने तुमसे शादी किया था तब मैंने कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की है तुमसे दूर रहने के लिए नहीं, या फिर तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं, नफरत ही सही तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों आज़ाद कराऊँ? जबकि मुझे पता है तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करते हो, तो तुम्हें यहाँ रह के मेरी चेहरा देखना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। तुम मुझे रोज़ देखोगे और रोज़ नफरत करोगे। तुम्हारे लिए यही सज़ा है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। वांग जी कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। विंग कहता है, नहीं, इतनी मेहरबानी मैं अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। विंग इतना भी दिलदार नहीं है, तो तुम्हें यहाँ रहना होगा और मेरी नफ़रत तुम्हें झेलना पड़ेगा, और तुम मुझसे नफ़रत करोगे। अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हें मुझसे नफ़रत भी नहीं होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बस नफ़रत करो, अंदर ही अंदर इतना नफ़रत करो कि तुम खुद को जला लो नफ़रत की आग में। विंग चिल्ला के एक दरबार को बुलाता है और कहता है, इसे कैद खाने में बंद कर दो। पर हाँ, कैद खाने में रहने के बाद भी इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि एक राजकुमार है, भले वो कैद खाने में है। क्योंकि मैं नहीं चाहता लान कुरान मारने के बाद भी वो अपने बेटे के लिए तरसे कि उसकी राजकुमार लान मग जी को मैंने तकलीफ़ दी है, क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था शायद, और ये अपने बाप से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि इसने मेरे ऊपर बड़ी चालाकी से वार कर दिया। खैर, मुझे पुरानी बातें उठाने की आदत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी नज़रों से दूर। ऐसा बोल के विंग वांग जी को भेज देता है। वो पहरेदार वो वांग जी को कैद खाने में कैद कर लेता है। जब वांग जी वहाँ से चला जाता है तब जिंगी और निहोसन दोनों ही कहता है, विंग, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा रूड थे? जिंगी कहते हैं, हाँ वी काका। विंग कहता है, निहोसन, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मनाओ कि मैंने लान मग जी का जान नहीं लिया, इसने तो मेरी जान लेने की कोशिश की है। निहोसन कहता है, पर मज़ा भी तो है ना, तुम बात भी कर सकते हो, आखिर में तुमने उससे शादी की है। विंग कहता है, मुंह बंद रखो मेरे सामने, वो मेरा कोई नहीं है, बस याद रखना वो मेरा दुश्मन का बेटा है। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक उसे छोड़ा है, अगर तुमने ज़्यादा मुँह चलाया ना तो उसके साथ तुम्हें भी मैं कैद कर दूँगा। निहोसन कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे लगा कि मैं तुम्हें सही समझा सकती हूँ। विंग कहता है, शायद मुझे अपनी अच्छाई पता है। तभी निहोसन कहता है, पर विंग कहता है, निहोसन, क्या एक काम कर सकते हो? तुम पता करो बेन रोहन इस वक्त कहाँ पर होगा और उनके ऊपर हमला करने के लिए हमें क्या कुछ करना है। निहोसन कहता है, उनके ऊपर हमला करना थोड़ा मुश्किल है। विंग कहता है, क्यों? तभी निहोसन कहता है, बेन कबीले में पहरेदार काफ़ी ज़्यादा सख्त है, इसलिए लान कुरान कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं कर पाया। पर हाँ, बेन रोहन ने काफ़ी बार हमला किया है। उनके पास सैनिक भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ज़्यादा सैनिक की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह था कि लान कुरान बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसके साथ लड़ना मुश्किल था। तब विंग कहता है, अगर लान कुरान के साथ भिड़ना मुश्किल था तो मेरे साथ तो और मुश्किल होगा।
नियोजन कहता है विंग एक बात है, हमारी लान कबीले के एक मेंबर है जो बेनरोहन की कैद में है और वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। अगर हो सके तो उसे बचा लो वांग जी के लिए। अगर उसे कुछ हो जाए तो शायद वांग जी अपने आप को बचा नहीं पाएगा या फिर वो अफसोस करता रहेगा पूरा उम्र भर। विंग कहता है ऐसे कौन से इंसान है वांग जी के लिए, मुझे नहीं पता। तभी नियोजन कहता है एक लड़का है जिसका नाम है लैन सुजोई। विंग कहता है लैन सुजोई, मैं पहली बार इस नाम को सुन रही हूँ। नियोजन कहता है हाँ, ये वांग जी का एक शिष्य है। नियोजन कहता है हाँ लैन सुजोई, वो वांग जी का भाई है। विंग कहता है वांग जी का एक भाई भी है और मुझे क्यों नहीं पता। नियोजन कहता है वो इसलिए नहीं पता। नियोजन कहता है क्योंकि तुम लैन फैमिली के साथ कुछ ही दिन हुए होंगे ना, तुम जुड़े हुए हो तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता। लैन सुजोई लैन खुरन का बेटा है और बेनरोहन ने उसे उठाकर अपने पास कैद करके रखा है। उसने ये मांग की है वो तलवार, जो तलवार तुम्हारा है। अगर वो तलवार वो उसे ना वापस करे तो वो उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा। पर लानकुरन ने वो तलवार वो कैसे देता, क्योंकि वो तलवार उनके पास है ही नहीं। तभी कहता है तो उन्हें सच बता देना चाहिए था कि वो तलवार उनके पास नहीं है। कितना घटिया इंसान था, अपनी बेटे की जान दांव पर था, फिर भी उन्होंने सच नहीं बोला। उनको इतना गुरूर था अपनी मर्यादा पर। तभी नियोजन कहता है दरअसल मुझे लगा था कि लानकुरन एक अच्छा इंसान है, पर इतने टाइम बाद मुझे पता चला कि वो एक बुरे इंसान है। विंग कहता है लोगों की सच्चाई हमेशा दिखता नहीं है, जैसे कि लॉनबांग जी, उसे ही देख लो। नियोसन कहता है मेरे ख्याल से तुम कुछ गलत समझ रहे हो वांग जी को। वांग जी सच में एक अच्छा इंसान है। विंग कहता है अच्छा इंसान तुम लोगों के लिए हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। आधी रात का वक्त था, विंग को नींद नहीं आ रहा था। वो कैसे चैन से सो सकता है जब वांग जी को वो कैद करके रखा है कैद खाने में। चाहे विंग कितना भी दिखा ले कि वो वांग जी से नफरत करता है, पर अंदर से तो प्यार अभी तक था। इसलिए विंग वांग जी से चाह कर भी वो नफरत अंदर से नहीं दिखा पा रहा था, मतलब अंदर से वो नफरत नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी को चेक करने के लिए वांग जी को बिना देखे उसे चैन नहीं मिल रहा था कि वो कैद खाने में आखिर वो किस हालत पर है। जब विंग जाता है देखता है वांग जी अभी तक बैठा हुआ है, वो जागा है, उसके सर नीचे है और वांग जी की आंखों में नमी है। विंग जब कैद खाने के अंदर कदम रखता है, वांग जी तब भी अपनी आंखें को नहीं घुमाया था या फिर आंखें को नहीं उठाया था। विंग कहता है बड़ी ताज्जुब की बात है, तुम इतना अपसेट क्यों हो। ओह मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुम्हारे पिताजी को मार डाला, इसीलिए ना। ऐसा बोल के वांग जी बैठ जाता है और कहता है देखो कर्मा चीज़ों को कैसे घुमाता है। एक टाइम था कि मैं कैद खाने में बंद था और तुम ऐसे ही मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहे थे। बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम मेरे चेहरे पर हंसी था और तुम्हारी आंखों में आंसू है। तुम समझ रही हो, बुराई के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुम बुरे इंसान हो तो तुम्हारे साथ आज बुरा हो रही है। मैंने तो तुमसे तुम्हारे पिताजी को भी छीन लिया, जिस पिता के लिए तुमने मेरे ऊपर वार किया था। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी अभी तक सर झुका कर बैठा हुआ था। वो विंग का कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये देख के विंग गुस्से से कहता है तुम्हारे मुंह क्यों बंद है, कुछ तो होगा ना तुम्हारे पास कहने के लिए। वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है क्या तुम इतना नफरत करते हो कि बात का जवाब देना भी सही नहीं समझते। जब वांग जी फिर से कुछ नहीं कह रहा था, विंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब वांग जी फाइनली कहता है मुझे भूख नहीं है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो, मेरा कान खुला है सुनने के लिए। तब विंग कहता है अच्छा बस सुनोगे, मुझे जवाब नहीं दोगे, जैसे कि हमेशा तुम्हारा मुंह चलता रहता है। वांग जी कहता है हाँ, मेरा मुंह तभी चलता है जब मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ होता है, पर मेरे पास अभी जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे हवाले हूँ, तुम्हारी कदमों के नीचे पड़ा हूँ। मारना है मार दो, बातें सुनाना है सुना दो, जो करना है करो और यहाँ से चले जाओ। तब विंग कहता है वो तो मेरा मर्जी है, मैं यहाँ से जाऊँ या फिर रह जाऊँ। बात तो बस इतना है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वांग जी कहता है तलवार के लिए, जैसे कि तुम्हें समझ में नहीं आया था, मैंने तो तुम्हें बोला है ना कि तलवार के लिए मैंने तुम्हारी ऊपर वार की है। तब विंग गुस्से से वो वांग जी के पास बैठ जाता है और वांग जी के चिन को पकड़ के वांग जी के फेस को ऊपर उठाता है और विंग कहता है क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा था, या फिर मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पागलों की तरह, वो नहीं दिखा था। मेरे ऊपर वार करने से पहले
एक बार भी तुम्हारे रूह ने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम गलत कर रही हो? तभी वांग जी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वांग जी गुस्से से वो विंग को कहता है, तुमने मेरे ऊपर उम्मीद क्यों कर ली? जब मैं तुम्हें सच में जान से मारना चाहता था तब तुम हंस के उस बात को उड़ा देते थे। तुम्हें मेरे हाथ से मरने का शौक चढ़ा था। तुमने हमेशा से कहा है कि अगर मैं तुम्हें मौत भी दूँ तो तुम हंसते हुए उस मौत को कबूल कर। आखिरकार जब मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर वार किया, तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों हुआ? मुझे वो बात समझ में नहीं आया। विंग कहता है, क्योंकि तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाया था। जब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, जब मैं यहाँ पर कैद खाने में बंद था, तुम्हारी तलवार और मेरा सर था, तब मेरी कोई उम्मीद नहीं था तुम्हारी तरफ से। पर तुमने मेरे दिल में उम्मीद जगाया कि तुम मेरे हो। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम मुझे प्यार करते हो। तुम्हें पता है, तुमने मेरे ऊपर वार करके मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरे भरोसा के तोड़ के, मेरे दिल में प्यार जगा के, फिर मेरे ऊपर जब वार किया ना, तुमने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया है। फिलहाल तो विंग वांग जी को और परेशान नहीं करता, क्योंकि वांग जी को परेशान करने तो आया था विंग, पर वो खुद परेशान हो गया था वांग जी की इस हालत को देख के। इसलिए विंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विंग बैठा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था, आखिर में वो किस तरह बेन रोहन के साथ लड़े, क्योंकि वैसे भी विंग ने वांग जी से उसका पिता छीन लिया था। अब उसका भाई बेन रोहन के कब्जे में है। तो ऐसे ही वो बिना सोचे समझे वो कोई भी कदम नहीं उठा सकता। वो बिना सोचे समझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिसकी वजह से लैन सुजोई की जान चला जाए और शायद वांग जी ना पाए। विंग इतना बेरहम तो नहीं हो सकता। वो प्यार के मामलों में बेरहम हो सकता है वांग जी के साथ, पर किसी की जान के साथ वो बेरहम इंसान नहीं बन सकता। चाहे तलवार कितना भी ज़रूरी हो, पर किसी की जान से बढ़कर नहीं था शायद। इसलिए विंग सोच रहा था आखिर वो बेन रोहन के साथ कैसे डील करे। विंग ये सब अपने दिमाग पर सोच ही रहा था, वो कैसे हमला करे, वो कैसे बेन रोहन के साथ भिड़े। और तभी विंग थक गया था। विंग कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए सोचा था। विंग ने वो राजगद्दी पर बैठकर वो कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद किया था। पर जैसे विंग ने आंखें बंद किया था, विंग को एक सपना आता है। वो सीन जब वांग जी उसके किचन में खाना बना रहा था और विंग उसे पीछे से जाके हक कर लिया था और वांग जी ने उसे किक मारते हुए कहा था कि मुझसे दूर रहो। जब विंग नींद में वो सारी खूबसूरत पलों को नींद में सपनों में देख रहा था, विंग की अचानक ही नींद टूट जाता है। टूटने के बाद विंग को ये ख्याल आता है कि वांग जी उसके ऊपर किस तरह वार किया था, बस उसे छूने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, या फिर तलवार के लिए। तभी विंग को इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे वो वांग जी को परेशान करने के लिए सोचा। विंग ने कई सारे ऐसे नौकर को बुलाया था, सब सेवा में लगे हुए थे। विंग ने जानबूझ के किया था। कई सारे लड़की विंग को टच कराया था और उस टाइम विंग एक पहरेदार को बुलाता है और कहता है, जाओ लान वांग जी को छोड़ दो और उसे यहाँ पर भेज दो। मुझे उसकी भी सेवा की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा सेवा करे। एक पहरेदार वांग जी के पास आता है और कैद खाने के दरवाजे खोलने लगता है। वांग जी कहता है, क्या बात है, मुझे छोड़ा क्यों जा रही है? तभी वो पहरेदार कहता है, योर हाइनेस ने आपको बुलाया है, आपको सेवा करनी है। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी सीधे वो कैद खाने से बाहर आता है। जब वांग जी दरबार पर आता है, देखता है कि विंग के पास कई सारे ऐसे लड़की और लड़का बैठा हुआ है जो विंग की सेवा में है, लेकिन सेवा से ज़्यादा कुछ और ही दिख रहा था वांग जी को। वांग जी देख के अपनी आंखें नीचे कर लेता है, पर वांग जी के अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपनी गुस्सा नहीं दिखाता। विंग कहता है, वहाँ खड़े क्यों हो? वहाँ खड़े रहने के लिए मैंने तुम्हें आज़ाद नहीं किया है, मेरी सेवा करो। वांग जी सर नीचे करके वो विंग के सामने आके खड़ा हो। वांग जी के सर अभी तक झुका हुआ था। वांग जी की आंखें भी झुके हुए थे। विंग कहता है, मुझे ऐसे झुका हुआ सर पसंद नहीं है, आंखें उठा के देखो, मुझे देखो। तो वांग जी आंखें उठा के विंग की फेस को देखने लगता है। विंग कहता है, मेरी प्यार धुला दो, मेरे प्यार में गंदगी है। ऐसा बोल के विंग अपने पैरों को वो वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वहाँ पर गर्म पानी रखा गया था। वांग जी तुरंत ही विंग के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है और वो विंग की पैरों को लेके वो साफ करने लगता है उस पानी से। ये देख कर विंग को इतना बुरा लग रहा था कि शायद वो कह नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता कि उसे कितना बुरा लग रहा था। ये इंसान इतना ज़्यादा टूट क्यों सकता है? ये इंसान खुद को इतना कमज़ोर क्यों बना लिया है? विंग सोचता है, ऐसा क्या वजह हो सकता है जिसकी वजह से वांग जी ऐसा टूट चुका है? ऐसा लग रहा है कि वांग जी जीते जी मर चुका है। विंग वांग जी को परेशान करना तो चाहता, पर वो जितना वांग जी को परेशान करता, शायद वांग जी की इस हरकत से विंग उससे ज़्यादा भी परेशान हो रहा था। वांग जी विंग की पैरों को धो के वांग जी कहता है, हो गया,
क्या मैं कुछ और आपकी सेवा कर लूँ? तब विंग बस वांगजी फेस को देख रहा था। विंग सारे नौकर चाकर को इशारा करके यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। सारे लोग वहाँ से चले जाता है। वांगजी वहाँ पर खड़ा था। विंग आराम से लेट जाता है अपनी राजगद्दी पर। वो लेट तो हुए, वो वांगजी फेस को देखने लगता है। वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वांगजी को शायद आदत पड़ चुका था, क्योंकि विंग अक्सर वांगजी को ऐसा देखता रहता है और वांगजी ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब विंग ऐसे देख रहा था और वांगजी ऐसे खड़ा था, कुछ टाइम बाद विंग कहता है, अब तुम जा सकते हो, अब मुझे कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है। जब वांगजी वहाँ से चला जाता है, विंग परेशान हो गया था ये सोच के, आखिर ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। वो जिस तरह वांगजी से लड़ना चाहता था, जिस तरह परेशान करना चाहता था, देख के नहीं लगता कि वांगजी परेशान हो रही है। उल्टा विंग खुद परेशान हो रही है वांगजी को परेशान करने की बजाय। विंग कुछ भी कर ले, विंग की हरकत से वांगजी बिल्कुल ही परेशान नहीं हो रहा था। विंग मन में सोचता है, आखिर मैं उसे सबक सिखा रही हूँ या फिर मैं खुद सबक ले रही हूँ। आखिर इस इंसान को सबक सिखाना इतना मुश्किल क्यों है मेरे लिए। जितना मैं उसको सबक सिखाने जाता हूँ, वो खुद मुझे सबक सिखा देता है कि मैं गलत हूँ, मैं जो कर रही हूँ सब कुछ गलत है। विंग को इतना गुस्सा आता है कि मन कर रहा था कि वो वांगजी गला अभी काट दे, पर वो नहीं कर सकता। जब रात हो गया था, फिर से विंग बेचैन था। वो वांगजी के बगैर सच में अधूरा था। वो क्या करे। एक तो उससे प्यार भी आता है, एक नफरत भी आता है, गुस्सा भी आता है, उससे लड़ना भी है, झगड़ना भी है, पर वो चैन से नहीं रह सकता वांगजी के बिना। इसलिए वो फिर से वो कैद खाने में चला जाता है, पर आज वो उससे नहीं मिलता। वो कैद खाने की दीवार में ही वो अपनी पीठ के सहारे वो बैठ जाता है। एक साइड पर वांगजी बैठा हुआ था, दूसरे साइड पर विंग बैठा हुआ था। दोनों ही रो रहा था, दोनों अपनी कर्मों की वजह से रो रहा था। विंग ने वांगजी को तो तकलीफ दिया है, शायद उससे कई ज़्यादा तकलीफ विंग को हो रहा था। और इधर वांगजी ने विंग के साथ जो किया था उसका तो एक रिग्रेट है ही कि वो लानकुरान की बातों में आके ऐसा कुछ कर दिया और लानकुरान उसके साथ धोखा किया, जिसे वो बचपन से अपना पिता मानकर आ रही है। वो उसका पिताजी है ही नहीं, और ऊपर से उसके असली पिता को भी लानकुरान ने मार दिया। उसके साथ एक झटका जैसा हुआ था। अभी वांगजी के अंदर एक तूफान जैसा चल रहा था, एक रिग्रेट भी था। फिलहाल वो दोनों ऐसा रो रहा था। अगले दिन विंग एक फैसला लेता है, वो वांगजी को आज़ाद करा देगा। विंग जब दरबार पर बैठा हुआ है, तब दरबार के पहरेदार को, मतलब एक सैनिक को, वो कहता है कि वांगजी को वो छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आए। वांगजी के कैद खाने की दरवाजे जब खोलता है, तब वांगजी फिर से सोचता है कि शायद विंग उसे टॉर्चर करने वाला है या फिर उसे कुछ सेवा वगैरह करवाने वाला है, पर वांगजी इस सब के लिए तैयार था। उस सब से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वांगजी दरबार के सामने आके खड़ा होता है, विंग कहता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, मुझे लगता है कि तुम्हें जितना तकलीफ़ और तुम जिस तरह से टूट चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब कोई भी सज़ा देना बेकार है। तुम्हारे सामने मैं हार चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ से आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि विंग को देखा नहीं जा रहा था वांगजी का इस तरह का हालत। विंग को लगता है अगर वो वांगजी को यहाँ से आज़ाद करा देगा तो शायद वांगजी को थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। अभी विंग खुद का नहीं, वांगजी के सुकून के बारे में सोच रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी उसे वांगजी की बहुत ज़्यादा फिक्र है। शायद इसी को प्यार कहता है। विंग जब वांगजी को आज़ाद करता है, वांगजी अपनी सर नीचे करके कहता है, तुम्हारी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे हमेशा याद रहेगा। विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी वहाँ से जा रहा था। वांगजी जब जा रहा था, तब निहो-सन वांगजी को कहता है, वांगजी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। तब वांगजी निहो-सन की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। निहो-सन कहता है, पर वांगजी मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ, मुझे कम से कम साथ लेकर चलो। वांगजी कहता है, नहीं, ये सफ़र मेरा अकेला का है, तो मैं अकेला ही जाना चाहूँगा। ऐसा बोल के जब वांगजी जा रहा था, तब विंग बस वहाँ पर बैठा हुआ था। उसे वो राजमहल, वो राजसभा और वो जगह ऐसा लग रहा था कि कांटों के जैसा उसे चुभ रही है। जब वांगजी वहाँ से जा रहा था, मतलब चला भी जाता है, विंग वहाँ पर अभी तक बैठा हुआ। वहाँ पर जिंगी भी था, निहो-सन भी था। निहो-सन कुछ कहने जा रहा था, पर विंग इस टाइम पर शायद वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। इसलिए विंग अपने हाथ दिखा के इशारा कर देता है कि अभी वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता। विंग मन में सोचता है, आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। उस इंसान ने मेरे ऊपर इतना कुछ किया, मैंने फिर भी तो उसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने आसानी से उसे जाने दी, पर फिर भी मेरे अंदर वो सुकून क्यों नहीं है, पहले जो सुकून मेरे अंदर हुआ करता था। एक इंसान का आना हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को इस तरह बदल के रख सकता है।
वांग जी के जाने के बाद विंग ने तुरंत ही वो जंग का ऐलान कर दिया था। बेन रोहन और विंग के बीच में एक जंग था। जब विंग और बेन रोहन जंग में लड़ रहा था और ये जंग कम से कम 2 दिन से चलता रहा। जंग के मैदान पे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बेन रोहन के पास वो तलवार था, इसलिए विंग को अपने कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा। पर फिर भी बेन रोहन के साथ विंग का टक्कर का वार चलता रहता है। पर आखिर में बेन रोहन ने फिर से लांस सुजोई को इस्तेमाल करता है। जब विंग सारे सैनिक को पार करके जब वो वेन कबीले में मतलब वेन महल में जब कदम रखने वाला था, तब वेन जो ऐलान करता है कि अगर विंग एक भी कदम महल के अंदर रखा तो वो लांस सुजोई को अभी जान से मार देगा। तभी लांस सुजोई का फर्स्ट टाइम हमारे इस एफएम में एंट्री होता है। लांस सुजोई जो बिल्कुल वांग जी की तरह था और वो बेन चाओ के कब्जे में था। विंग बस लांस सुजोई को देखता रहता है। लांस सुजोई अपनी आंखें को बंद कर लिया था क्योंकि अब तक उसके पिताजी कुछ नहीं कर पाया, तो ये इंसान क्या ही कर सकता है। तब विंग चिल्ला के कहता, बेन चाओ तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है तो तुम लांस सुजोई को छोड़ दो। तब बेन चाओ कहता है, पर इसके इस्तेमाल करने से मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँ क्यों। तब विंग कहता है, पर वो एक बच्चा है, उसे इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। तब बेन चाओ कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं इतना महान नहीं हूँ तुम्हारी तरह। अगर तुमने एक कदम भी अंदर रखा और ये जंग यहीं पर ख़त्म नहीं किया अभी के लिए, तो मैं लांस सुजोई को जान से मार दूंगा। ना चाहते हुए भी विंग को अपनी कदम पीछे लेना पड़ता है क्योंकि सच में बेन चाओ के अंदर कोई रहम नाम की चीज़ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और वो वांग जी के साथ ये नहीं। इसलिए विंग को अपना महल वापस जाना पड़ता है और उस जंग को वहीं पर रोकना पड़ता है। इधर हम वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी उस महल से निकल के वो सीधा विंग के घर पर आया था, जिस घर में वो विंग के साथ रह रहा था, विंग की माँ बाप का घर, विंग का असली घर। वांग जी वहाँ पर मेडिटेशन में बिजी था। अचानक ही वांग जी के पास एक बटरफ्लाई आता है। वांग जी ने मास्टर मो से मिलने के लिए एक बटरफ्लाई भेजा था और मास्टर मो वांग जी से भी मिलने के लिए तैयार था। इसलिए वांग जी अपनी मेडिटेशन रोक के वो तभी वो जंगल में चला जाता है। जंगल में मास्टर मो पहले से ही खड़ा था। जब वांग जी मास्टर मो के पास आता है, मास्टर मो कहता है, आखिर तुम्हें मेरे पास आने के लिए इतना वक्त लग गया। वांग जी वो करते कहता है, आपने मुझे पहचाना। तभी मास्टर मो कहता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता, आखिर में तुम वही हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी मास्टर मो तुरंत ही वो वांग जी की मेमोरी वापस करता है, मतलब 5 साल की मेमोरी जो लान कुरान ने वांग जी से छीन लिया था। जैसे ही मास्टर मो लान कुरान की मेमोरी वापस करता है, वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को 5 साल की वो बातें याद आता। एक खाली मैदान था जहाँ पर लान कुरान की, लान सीजन की और मास्टर मो की लड़ाई हो रहा था। वहाँ पर लान सीजन की वाइफ भी खड़ा था और लान सीजन की वाइफ की उंगली को पकड़कर वांग जी खड़ा था और उसकी वाइफ की गोद पर एक छोटा सा बेबी भी था, शायद वो 6 महीने का था। जब सीजन के लान कुरान की लड़ाई चल रहा था, तब लान सीजन को समझ में आ चुका था अगर ये तलवार वो अपनी भाई के हाथ पर दे दे तो वो उसके साथ साथ उसकी बीवी और उसके बच्चों को भी मार डालेगा। जो इंसान अपने भाई को नहीं छोड़ सकता इस तलवार के लिए, वो इंसान आम इंसानों की मदद कैसे करेगा। ये सोच के वो तलवार वो अपने भाई को नहीं दे रहा था और लान खुरान इतना ज़्यादा जिद पर अड़ चुका था कि उसे वो तलवार चाहिए। तब मास्टर मो भी था। मास्टर मो लान सीजन के साथ दे रहा था, उसके साथ लान कुरान के साथ लड़ रहा था। पर लान कुरान एक शक्तिशाली योद्धा था, अगर तलवारबाजी के मामले में देखा जाए तो उसको बीट कोई नहीं कर सकता। मास्टर मो और लान सीजन दोनों मिलके वो लान कुरान के साथ लड़ रहा था, फिर भी लान कुरान सीजन और मास्टर मो के ऊपर भारी पड़ रहा था। पर फिर भी लान सीजन उस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ये सोच के कि वो उसका भाई है। अगर एक बार वो उस तलवार का इस्तेमाल कर ले, अपनी गुस्से को कंट्रोल ना कर पाए, तो शायद उसकी भाई उम्र भर के लिए बीमार पड़ जाएगा या फिर वो मर जाएगा। जब लान सीजन इस बारे में सोच रहा था, तब लान सीजन लड़ते वक्त थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था और उसी वक्त लान कुरान ने लान सीजन के ऊपर और मास्टर मो के ऊपर वार कर दिया था। ये देख के सीजन की वाइफ वो जल्दी से अपनी छोटे बेटे लान सीजन को वांग जी के हाथ पर देते हुए कहता है, इसे संभालना। वो खुद तलवार उठा के वो लड़ने लगता है, पर लड़ते वक्त वो क्या ही कर सकता है। लान कुरान ने वांग जी की माँ, वांग जी के पिता लान सीजन और मास्टर मो को भी घायल कर दिया था। तीनों घायल था और वो तीनों ही
वहाँ पर शायद बेहोश पड़ा हुआ था और वो तलवार लान कुरान ने छीन लिया था। वांग जी वहाँ पर खड़ा था, वो सब कुछ देख रहा था। लान कुरान बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्माइल कर रहा था। तभी लान कुरान वांग जी के पास आता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था और वांग जी अपने भाई को संभाल रहा था ताकि उसके भाई को कुछ ना हो जाए। लान कुरान एक बार के लिए वो लैनसन को मारने ही वाला था, पर तभी लान कुरान को याद आता है कि आगे चल के वांग जी उसके लिए बहुत काम का बन सकता है और दुनिया को जवाब भी देना है। इसके लिए वो वांग जी को फिलहाल के लिए वो बचा के रखता। वांग जी को और लानसू जी को जान से नहीं मारता, पर उस वक्त लान कुरान ने वांग जी की 5 साल का मेमोरी छीन लिया था, जिसकी वजह से वांग जी सब कुछ भूल गया था और वांग जी को ये सिखाया गया था कि उसकी पिता बस वो ही है। तब से वांग जी को यही पता है कि लान कुरान उसका असली पिता है और लान कुरान ने भी गुस्सो के सारे लोगों को बता दिया था कि वांग जी को ये सच्चाई पता ना चले कि वो उसका असली पिता नहीं है, क्योंकि उसकी माँ बाप के जाने के बाद वांग जी सदमे में आ चुका है और वो सब कुछ भूल चुका है। इसलिए आज से वो ही उसका पिता है और ये सच वांग जी कान तक नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने वांग जी को ये बात बता दिया तो वो अपनी जान हार देगा। पर गुसु क्लान के लोगों ने अपनी लान कुरान को ये भी पूछा आखिर अचानक ही लान सीजन और उसकी वाइफ का साथ क्या हुआ, पर लान कुरान ने एक झूठा कहानी सुना दिया था कि वो एक युद्ध के दौरान मारा जा चुका है और जिस सदमे को ना सहते हुए उसकी वाइफ भी मर चुका है। यहाँ पर तो ये कहानी ख़त्म होता है। मास्टर मो कैसे भी करके वो अपने आप को ठीक करता है। उसके पास आत्मिक शक्ति जो था वो मेडिटेशन के जरिए वो अपनी घाव को ठीक करता है। वो जिंदा बच जाता है, पर लान सीजन और उसकी वाइफ मर जाता है। वो इस दुनिया को छोड़ देता है। मास्टर मो जब ठीक हो जाता है, कुछ महीने पहले मास्टर मो ने लान कबीले पर हमला किया था और वो तलवार फिर से हासिल कर लिया। जब मास्टर मो उस तलवार को हासिल करके वहाँ से जा रहा था, तब वांग जी मास्टर मो के ऊपर वार किया था। तब वांग जी 5 साल का था। जब मास्टर मो के ऊपर वांग जी ने वार किया था, तब मास्टर मो ने कहा था, तुमने मेरे ऊपर वार किया। तभी वांग जी कहता है, आप ये तलवार मेरे पिताजी से क्यों छीन रही हो। तभी मास्टर मो कहता है, तुम्हारे पिताजी? वो तुम्हारे पिताजी है? तभी वांग जी कहता है, हाँ वो मेरे पिताजी है और आपने मेरे पिताजी की तलवार छीना है। मास्टर मो ने लान कुरान को घायल कर दिया था और वांग जी को इस बात का गुस्सा था मास्टर मो से। वांग जी ने गुस्से से मास्टर मो को कहा था कि आपका चेहरा मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा। वांग जी ने मास्टर मो को भी भूल चुका था। मास्टर मो से वांग जी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वांग जी की जब मेमोरी वापस आता है, वांग जी अपनी आंखें ओपन करते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मास्टर मो कहते हैं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने मेरे ऊपर वार किया था तभी मुझे पता चल गया था कि लान कुरान ने तुम्हारी मेमोरी को छीन लिया है, पर वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा मेमोरी वापस नहीं किया और मैं तुम्हें वहाँ रहने दिया, क्योंकि अगर लान कुरान ने तुम्हें वहाँ जिंदा रखा है तो कुछ ना कुछ तो बचा होगा और मैं तुम्हें अपने साथ उठाकर ले आता। उससे पहले लान महल में काफ़ी सारा सैनिक आ गया था, मुझे अपना जान बचाना था, क्योंकि पहले से तुमने मेरे ऊपर वार कर दिया था। वो घाव काफ़ी गहरा था। भले तुम छोटे थे, पर तलवारबाजी में बिल्कुल तुम अपने पिता लानसीजन के जैसे थे। तो गैस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लानसीजन और मास्टर मो ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी गहरी दोस्ती थी इन दोनों के बीच में। वो दोनों ही मास्टर सियान के शिष्य थे। वो दोनों ही बराबर का टक्कर था और आखिर में वो तलवार किससे मिलने वाला था। दोनों में कोई घमंड नहीं था। दोनों में ऐसा था कि तलवार किसी को भी मिले, आखिर तो मिलेगा उसके दोस्त को। तो इस बात से दोनों को कोई गम नहीं था। आखिर में वो तलवार लान सीजन को मिलता है और मास्टर मो भी बहुत ज़्यादा खुश था। पर लान कुरान ने जैसे उस तलवार के लिए अपने भाई को मार दिया था, वो तलवार गलत हाथ में न जाए। मास्टर मो की मास्टर सिया ने यही सिखाया था कि ये तलवार बस एक पावर नहीं है, ये तलवार एक जिम्मेदारी है कि गलत हाथ में ना जाए। इसलिए मास्टर मो जब ठीक हो गया था, वो तलवार वो फिर से लान कुरान से वापस छीन लिया था। और जब मास्टर मो ने लान कुरान से वो तलवार छीना था, लान कुरान ने वांग जी के दिमाग पर ये बात डाल दिया था कि ये तलवार उसका है और इस तलवार को मास्टर मो ने बड़ी चालाकी से उनसे छीन लिया है। तब से वांग जी मास्टर मो को नफरत करता था और अब जाके वांग जी की याददाश्त वापस आया था। तो वांग जी को अब सब कुछ याद है। उसके सामने सारा कुछ चीज़ें आईने की तरह साफ हो गया था। तभी मास्टर मो कहता है, जब विंग मेरे पास आया था तुम्हारी पिता लान कुरान के लिए दवा लाने के लिए, तब मैं चाहता तो वो दवा मैं नहीं भी दे सकता था, पर विंग उस टाइम बहुत खुश था। वो तुमसे शादी करने वाला था और मैं भी चाहता था कि विंग तुमसे शादी करे। आखिर में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ
और विंग के अलावा तुम मेरे लिए और कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बस विंग तुमसे शादी करने वाला है, वो राजमहल जाके लान कुरान से तुमसे मांगने वाला है। और मुझे ये भी लगा कि ये एक अच्छा तरीका है कि तुम उस महल से और लान कुरान से दूर हो जाओ, इसलिए मैंने बस वो दबा दिया था। मुझे पता है कि वो विंग से वो तलवार नहीं छीन पाएगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा समझदार है। शायद लान कुरान की हिम्मत भी नहीं था कि वो विंग से वो तलवार छीन ले। पर शायद मैं भूल गया था कि तुम्हारा मेमोरी नहीं है। तुम लांसन के बेटे हो, मेरे दोस्त के बेटे हो, पर तुम्हारे अंदर सीख और तुम्हारे अंदर जो दिमाग है वो लान कुरान की वजह से चलता है। तो मैं ये बात भूल गया था कि किसी भी वक्त पर बाजी पलट सकता है। तुमने विंग के ऊपर वार कर दिया, एक अच्छे इंसान के ऊपर वार कर दिया। तुम्हें पता भी है वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जी कहता है मुझे पता है कि गलती मेरा है। तब मास्टर मुँह कहता है अगर मैं चाहता तो विंग को सारा सच्चाई बता सकता था कि तुम्हारे साथ आखिर क्या क्या हुआ है, पर मैंने नहीं बताया, क्योंकि नफ़रत एक जुनून की तरह है और विंग की सब तरफ जुनून छाया है। अभी तुम्हें पता है विंग के साथ कितने लोगों की दुश्मनी है। अभी चारों क्लान मिल के बेन रोहन के ऊपर वार करने वाला है, बेन रोहन के साथ लड़ने वाला है उस तलवार के लिए। अगर विंग उस तलवार को बेन रोहन से छीन ले तो खैर मुझे तो इस बात की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा के लिए ही है। एक राजा को हमेशा लड़ना पड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। वांगजी कहता है मैं बस आपसे माफ़ी मांगने आया था और मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, इस तलवार से, इस राजमहल से, इस राजघराने के काम से। मैंने जो गलती की है मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूँगा। वांगजी मास्टर मुँह से मिल के वो घर वापस आता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है। वांगजी घर को अच्छे से देखने लगता। उस घर में विंग और वांगजी कई सारा यादें थे। भले ही यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए रहा था, पर कुछ मेमोरी वांगजी की बन गया था, जैसे कि विंग की मस्ती करना, ज़बरदस्ती उससे प्यार करना। वांगजी कितना भी उसे ठुकराए पर फिर भी वांगजी के पास वापस आना, ये सारी चीज़ें वांगजी को परेशान कर रहा था। पर एक सुकून भी था इस घर। वो राजमहल मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था जब लान कुरान की सच्चाई मेरे सामने आया था, पर इस घर में काफ़ी ज़्यादा सुकून है। शायद मैं यहाँ सुकून से रह सकता हूँ। वांगजी उस घर में वो 2-3 दिन से लगातार वो अपना पनिशमेंट झेल रहा था। मतलब 2 से 3 दिन हो गया था वांगजी कंटिन्यू वो अपने प्रायश्चित कर रहा था। उसने जो गलती की है वो पनिशमेंट ले रहा था, ताकि उसे थोड़ा बहुत सुकून मिल सके कि उसने गलत काम किया है। और ये सीख भी वांगजी को उसके पिताजी लैंड सीजन ने दिया था। बचपन में वांगजी ने गलती किया था और वांगजी को उस गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो पछतावा में जी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ से झूठ कहा था। जब वांगजी बहुत ज़्यादा पछतावा में जी रहा था तब लैंड सीजन ने वांगजी को एक सीख दिया था। अगर तुम्हें पता होता है कि तुमने कुछ गलती की है और तुम पछतावा कर रही हो मन ही मन, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने प्रायश्चित करो। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत सुकून मिल सके कि कोई और न सही, तुमने खुद उस गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं की। फिलहाल तो मैं हूँ तुम्हें प्रायश्चित देने के लिए, ताकि अगली बार इस गलती को ना करो। तुम पूरा 24 घंटे तुम यहाँ बैठ के मेडिटेशन करोगे। तभी वांगजी 24 घंटे के लिए वो बर्फीली जगह पर ठंड में वो बैठ के मेडिटेशन किया था। वो नहीं गया था जब तक उसके पिता उसे माफ़ न कर दे। 24 घंटे के बाद लान सुशान वांगजी की हिम्मत को देख के मान गया था और कहता शाबाश, मुझे नहीं लगा था कि तुम कर पाओगे। वांगजी को ये बात याद आया था और वांगजी ने उस बात को याद कर वो खुद को पनिशमेंट दे रहा है। और विंग की घर ठंड जगह पर है, वहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था। वहाँ पर वांगजी बर्फ़ की तरह जम गया था, पर फिर भी शायद वांगजी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसे वो चैन नहीं मिल रहा था जो चैन उसे मिलना चाहिए। तभी विंग की घर की दरवाज़ा फिर से ओपन होता है। मतलब वांगजी जिस घर में रह रही है, वांगजी घर की दरवाज़ा फिर से ओपन होता है। वांगजी अपनी आंखें खोल के उस तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस घर में वांगजी के अलावा और कोई नहीं था। जब वांगजी अपनी आंखें ओपन करके देखता है कि ये विंग है। वांगजी विंग को देख के हैरान था और विंग वांगजी को इस हालत पर देख के हैरान था। विंग वांगजी के सामने खड़ा होता है। वांगजी विंग को देख के वांगजी भी खड़ा होता है। विंग कुछ सेकंड तक वांगजी की फेस को देखता है और वांगजी विंग की फेस को देखता है। वांगजी की ऐसी हालत को देख के विंग की आंखों में नमी आ जाता है और विंग तुरंत ही वांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है। और वांगजी भी जैसे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, वो विंग की बाहों से लिपट जाता है। विंग अपनी बॉम्ब हक के साथ उसे एक केयरिंग वाला उसे एक हक कर रहा था
और जिसकी वजह से वांग जी अपने सर विंग की कंधों में रख देता है। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंड था और विंग विंग वांग जी को ऐसे हक करके विंग की आंखों में आंसू बह जाता है। विंग कहता है, आखिर मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलता, मैं तुम्हारे पीछे फिर से भाग के आ गया। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी बस विंग को हक करके खड़ा हुआ था। कुछ टाइम वो बस ऐसे ही वांग जी को हक करके खड़ा हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग से थोड़ा अलग होता है, विंग वांग जी की दोनों साइड का गाल पकड़ कर कहता है, आखिर तुम्हारा प्यार कैसा है? मेरी उस तलवार की तरह है, जो जख्म है वही मरहम है। वांग जी तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है। ये देख के विंग थोड़ा हैरान था। वांग जी फिलहाल कहता है, मैं इस प्यार का लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो विंग तुरंत ही वांग जी के पास फिर से जाता है और फिर से वांग जी को हक करते हुए उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, क्या तुम तय करोगे तुम किस चीज़ के लायक हो? और मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, चाहे नफरत ही सही, पर तुम साथ रहोगे। मेरे साथ रह कर तुम मुझसे नफरत करोगे, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रहने दे सकता। विंग कहता है, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे महल के लिए। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हम इस महल ये सारा चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई ढूंढ ना सके? तभी विंग कहता है, हाँ वांग जी, हम ऐसी जगह पर रहेंगे जैसे मास्टर मो मुझे शिष्य बना के लिए 15 साल छुपा कर रखा था, वैसे एक बार वो तलवार मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, एक ऐसी जगह पर छुपे हुए रहेंगे जब तक मुझे मेरा शिष्य नहीं मिल जाता, मैं किसी को इस तलवार को ना सौंप दूँ उसकी जिम्मेदारी, तब तक हम वहाँ पर कैद रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे? तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगा जो तुम्हें उस महल में मिलता है। वांग जी फिलहाल कहता है, मुझे सुकून चाहिए और मुझे लगता है कि मेरा सुकून कहाँ पर है मुझे समझ में आ चुका है। विंग तुरंत ही उसी घर में वांग जी को लेटा देता है और 2-3 ब्लैंकेट वांग जी के ऊपर उड़ा देता है, क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। जैसे ही विंग कहीं जा रहा था, वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, यही, मैं तुम्हारे लिए आग जलाने जा रही हूँ, घर में बहुत ज़्यादा ठंड है। वांग जी फिलहाल विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग तुरंत ही आग जला देता है ताकि वांग जी को थोड़ा बेहतर महसूस हो। विंग वहाँ पर आग जला के वो बाहर चला जाता है। वांग जी पूरी रात सोता है। पूरी रात सोने के बाद वांग जी जब आंखें खोलता है, देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है। वांग जी बाहर आता है, देखता है कि विंग छत पर सो रही है। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और तुरंत ही विंग की आंखें खुल जाता है। तभी विंग छत के ऊपर बैठकर कहता है, तुमने नींद पूरी कर ली? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, चलो फिर। ऐसा बोल के विंग तुरंत जंप लगाते हुए वो नीचे आता है और वांग जी का हाथ पकड़ के वो जाने लगता है। विंग वांग जी को लेके महल आया था। वांग जी जब महल के अंदर आता है, देखता है वहाँ पर सिजुई खड़ा है। वांग जी सिजुई को देखते ही एकदम के लिए खुश हो जाता है और वो जल्दी से सिजुई के पास जाता है और सिजुई को हक कर लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? तभी सिजुई कहता है, मुझे वीगगा ने वहाँ से छुड़ा कर लेकर आया। तभी विंग कहता है, दरअसल मैं वेनरोहन के साथ लड़ रहा था, पर एक टाइम ऐसा आया कि सिजुई के लिए मुझे पीछे हटना पड़ा, तो सबसे पहले मुझे सिजुई को छुड़ाना था, तो ये काम बहुत आसान था मेरे लिए। तुम्हें पता है, हमें पहाड़ी इलाके में जंगल में रही हो 15 साल, तो मेरे लिए ऐसे चोरी छुपे उसे हटाना, वहाँ से निकलना मेरे लिए शायद बाएं हाथ का खेल था। मैं भूल चुका था असली विंग कौन है। मैं एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था। मैं भूल ही गया था कि मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल से लड़का हूँ जो कुछ भी कर सकता है बिना सोचे समझे। सोचे समझे कुछ भी काम सफल नहीं होता, जो अचानक होता है। तब एक लड़का और आता है। वांग जी उसको पहचानता नहीं था। तो वांग जी कहता है, और ये कौन है? सिजुई कहता है, इसका नाम जिल्लिंग है। वांग जी कहता है, जिल्लिंग? तभी सिजुई कहता है, लांगा का जब मुझे कैद करके रखा गया था, तब उन लोगों की आपस की लड़की की वजह से जैन कबीले से इसको भी कैद करके रखा था। तो वांग जी कहता है, क्या वेनरोहन की ऐसी आदत है बस कैद करके रखना? क्या उन्हें अपनी पावर पर कोई भरोसा नहीं है? तो विंग कहता है, मेरे ख्याल से शायद उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हर क्लान की एक बच्चे को कैद करके उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। तभी जिल्लिंग कहता है, मैं बहुत जल्द अपनी कबीले वापस चला जाऊंगा। विंग कहता है, बहुत जल्द अपने कबीले वापस चला जाऊंगा? जा सकते हो, चले जाओ। अगर फिर से उठा के कैद कर लिया ना, फिर मेरे पास मत आना। तभी जिंगी आता है। जिंगी के वो वांग जी से मिलता है। वांग जी की आंखें नीचे हुआ था। तब जिंगी कहता है, आप ऐसे बिहेव मत करो, मुझे बुरा लगेगा। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम्हारे साथ भी रूठ था,
जिंगी कहता है मैंने तो बुरा मना ही नहीं, और मैं क्यों बुरा मानूं? वार आपने विंग गागा के ऊपर किया था, मेरे ऊपर थोड़ी किया था कि मैं अपना मुंह फुला लूँ। तभी वांग जी की सर फिर से नीचे हो जाता है। वो बात याद आ गया था कि उसने विंग के ऊपर वार किया था। वो शर्मिंदा था इस बात के लिए। वांग जी का ऐसे सर नीचा हुआ देख के विंग कहता है बात बात पर सर नीचे मत करो, मुझे नहीं पता, तुम्हारा ये झुका हुआ सर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी नियोजन टपकता है और कहता है अरे वाह, ये तो बहुत खुशहाल फैमिली दिख रही है, तुम लोग कितने खुश हो, ऐसा लगता है तुम दो और तुम्हारे 3 बच्चे। तभी विंग कहता है हाँ, हम दो और हमारे ये 3 बच्चे, तुम और मैं, तुम समझ रही हो? तभी नियोजन कहता है तुम और मैं, इसका मतलब क्या? विंग कहता है तुम और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, एक राजा की कई बीवियाँ होता है, तो तुम भी हो जाना मेरी बीवी। तभी नियोजन अचानक से हट जाता है और वांग जी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो गुस्सा नहीं दिखाता। तभी निहोजन कहता है कुछ भी मजाक करते रहते हो। विंग कहता है क्यों, होता है ना, और तुम्हें मैं ऐसे ही क्यों खिला पिलाऊँ, मैं तुमसे भी शादी करूँगा। तभी निहोजन कहता है अगर ऐसे मजाक करना नहीं बंद किया ना, विंग कहता है तो फिर क्या? तभी निहोजन कहता है तो फिर क्या, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग निहोजन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ से चले जाओगे, पहले जाकर तो दिखाओ। ऐसा बोल के विंग जब निहुआ सिंह के करीब आ रहा था तब वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वांग जी गुस्से से वो वहाँ से हट जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। तब निहुआ सिंह कहते हैं अरे देखो, वांग जी शायद गुस्सा हो गया। तब विंग कहता है क्या, वांग जी गुस्सा हो गया? पर कैसे, वो कैसे गुस्सा हो सकता है? तब निहुआ सिंह कहता है अरे तुम उसका हस्बैंड हो और तुम मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही हो, कोई भी हस्बैंड ये नहीं देख सकता। तब विंग कहता पर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर वार किया था। अगर वो मुझसे प्यार करता होता तो वो वार नहीं करता, तो उसे क्यों गुस्सा आ रही है, इतना जलन किस बात की? हवीन कहता है छोड़ो बांगजी को, फिलहाल तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? नियोसन कहता है हटो यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसा बोल के नियोसन वहाँ से भाग के जाने लगता है। नियोसन की इस हरकत को देख के, मतलब नियोसन की हालत को देख के विंग लाउड स्माइल करने लगता है, और विंग के साथ साथ जिनलिंग और जिंगी भी वो लाउड स्माइल करने लगता है, और सिजोई सिजोई भी हंस रहा था। अब हम सीन को स्किप करके रात का टाइम दिखाते हैं। सब लोग अपने अपनी रूम पर सोने के लिए चला गया था। तभी निहोसन और विंग भी जा रहा था अपने अपनी रूम पर सोने के लिए, पर वो जाते हुए बात कर रहा था। निहोसन कहता है विंग, क्या तुम्हें पता है ऑलरेडी बेनरोहन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है? विंग कहता है हाँ, बेनरोहन ने चैन कबीले के राजा के ऊपर हमला कर दिया है। विंग कहता है हाँ, तलवार हाथ में आते ही बेनरोहन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो चैन कबीले को ख़त्म कर दिया है और कब्जे में ले लिया है। आगे हमें सोचना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ बैठने से अच्छा है कि हमें भी निकलना चाहिए। नियोसन कहता है तो फिर कल निकलते हैं। विंग कहता है मेरे ख्याल से हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बेनहोन हद से आगे ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा बोल के जब बात कर रहा था, विंग और नियोसन बात कर रहा था, तभी नियोसन अचानक ही अपनी कदमों को रोकते कहता ठीक है फिर सो जाओ, काफ़ी रात हो चुका है, सुबह उठ के हम इस बारे में बात करते हैं। ऐसा बोल के जब नियोसन जा रहा था, विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। नियोसन ये देखते हुए कहता है तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है सोने। निहोसन कहते हैं पर तुम्हारा रूम तो ये है, तुम अपनी रूम को छोड़ के कहाँ जा रही हो? तब विंग उस रूम को देखने लगता है, उस रूम को देखकर हंस पड़ता है और कहता है ये मेरा रूम नहीं है, ये वांग जी का रूम है। तभी निहोसन कहता है और वांग जी का रूम मतलब तुम्हारा ही रूम है, वो तुम्हारा हस्बैंड है? विंग कहता है नहीं, मैं इस रूम में नहीं जाने वाला, अगले वाले रूम पर मैं ठहर जाऊँगा। ऐसा बोल के जब विंग जा ही रहा था, अचानक ही निहोसन विंग को धक्का देके उस रूम के अंदर भेज देता है और दरवाज़ा बाहर से लगा देता है, क्योंकि निहोसन वांग जी के घर के सामने आकारी विंग को बाय बोला था। निहोसन के लिए यह आसान था। जब निहोसन ज़बरदस्ती विंग को रूम के अंदर भेज दिया था और रूम बाहर से लॉक कर दिया था, तो विंग चिल्ला गया था निहोसन तुम ऐसे नहीं कर सकते, और इस वजह से वांग जी का नींद खुल गया था। वांग जी इतने टाइम में सो गया था, पर जैसे ही विंग अंदर आया था और निहोसन के ऊपर चिल्लाया था, वांग जी की नींद टूट गया था। वो उठ कर बैठता है। विंग नर्वसली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये सब मेरी गलती नहीं है, निहोसन ज़बरदस्ती मुझे इस रूम पर भेज दिया है। विंग फिर से चिल्लाया कहता है निहोसन दरवाज़ा खोलो। तभी निहोसन बाहर से चिल्ला के कहता है नहीं, तुम दोनों को अपना झगड़ा ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा दोस्त उदास रहेगा। तुम मेरी दोस्त वांग जी से झगड़ा नहीं कर सकते, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसका उदासी नहीं देख सकता, तुम्हें उसकी उदासी दूर करना पड़ेगा। ऐसा बोल के निहोसन वहाँ से चला जाता है। तभी विंग नर्वसली वो करीब आता है। तभी वांग जी कहता है उसकी बात का बुरा मत मानो, वो मेरा फिक्र करता है। विंग कहता है वो तो दिख रही है, फिलहाल तुम्हें मुझे आज रात के लिए झेलना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग बेड की कॉर्नर पकड़ कर सो जाता है चुपचाप।
वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था, पर वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी भी सो जाता है। वैसे तो विंग और वांग जी दोनों ही सो गया था। आधी रात का टाइम था। आधी रात को विंग को लगता है कि वांग जी कुछ बोल रही है। विंग का नींद टूट चुका था और वो ध्यान से सुनने लगता है आखिर वांग जी क्या बोल रही है। वांग जी नींद की हालत में वो उस वक्त को देखता है जब लाल कुरान ने उसके पिताजी को उसकी माँ को जान से मार दिया था, और इस वजह से वांग जी नींद की हालत में वो कुछ बोल रहा था जो विंग सुनने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ऐसा कह रहा था, मत मारो मेरे पिताजी को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत गलत इंसान हो। विंग कहता है, वांग जी। विंग जैसी वांग जी के एल्बो को पकड़ के वांग जी कह के पुकारा था। वांग जी की नींद वहीं पर टूट जाता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, क्या तुम सपना देख रही हो? वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है और हक करते हुए रो पड़ता है। वांग जी छोटे बच्चे की तरह सिमट लिया था खुद को। तभी विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर विंग को लग रहा था कि उसने वांग जी के पिताजी लान कुरान को जान से मार दिया है। इस वजह से वांग जी को थोड़ा सदमा लगा है। पर वांग जी तो अपनी असली पिता लान सीजन के बारे में सोच रहा था। उसके बारे में सोचते ही उसकी ऐसी हालत ख़राब हो रहा था। वो अभी भी जैसे लग रहा कि वो 5 साल की उम्र में है। विंग को अंदर से एक अफसोस हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी जिस तरह विंग को लिपट कर सोया हुआ था, जिस तरह विंग को जकड़ लिया था, वो खुद को एक बच्चों की तरह पेश कर रहा था। उससे पहले वांग जी इतना टूटा हुआ कभी नहीं था। वांग जी विंग को हक करके रोते हुए कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे संभाल लेना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सपना मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। विंग वांग जी को संभालते हुए कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वांग जी की नींद टूट चुका था और वो होश में भी था, और वांग जी को ये भी पता है कि वो अभी विंग के बिल्कुल करीब है और वो खुद से विंग के करीब आया है। वांग जी विंग से कहता है, विंग, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? विंग कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ? वांग जी कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर देना, मैंने शायद गलती किया है। विंग तभी वांग जी के फेस को देखने लगता है और हंसते हुए कहता है, इतने टाइम बाद तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, जैसे कि मैं तुम्हारी माफ़ी के इंतज़ार में था। वांग जी कहता है, नहीं, शायद माफ़ी मांग लेना चाहिए, अगर मुझे अपनी गलती पता है तो। विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने काफ़ी टाइम लगा दी माफ़ी मांगने में? विंग कहता है, फिर भी मैं तुम्हारी माफ़ी मांगने के इंतज़ार में नहीं था। वांग जी और कुछ बोलने जा रहा था। विंग कहता है, सो जाओ चुपचाप, कुछ मत बोलो, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। ऐसा बोल के विंग वांग जी को कुछ बोलने नहीं देता, और वांग जी ये सुन के विंग को और अपनी और करीब खींच लेता है, मतलब जकड़ लेता है बच्चों की तरह, जैसे कि वो एक कंफर्टेबल जोन हो वांग जी के लिए। और ये विंग को देख के अच्छा भी लग रहा था कि वांग जी एक बच्चों की तरह उसके पास था। सुबह होता है। सुबह उठ के वांग जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। विंग उठ चुका था। जब वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वांग जी देखता है कि वो विंग के करीब था। रात में शायद डर के मारे या फिर उसे थोड़ा बहुत हिम्मत था विंग के पास रहने की, पर सुबह होते ही वांग जी फिर से अलग मोड़ पर आ जाता है। वांग जी तुरंत उठ के बैठता है और वो विंग से पीछे मुड़ के बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, ओह सर, मुझे माफ़ कर देना, कल रात को शायद मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। दरअसल सपनों की वजह से और डर का असर था वो, इसलिए। तब विंग उठ कर बैठता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मेरी करीब आने की अच्छा बहाना था, पर ये बहाना अच्छा है, मुझे मुझे पसंद आया। विंग कहता है, वैसे मैं यहाँ से जा रही हूँ आज, मुझे नहीं पता मैं कब लौटूंगा, या फिर ज़िंदा लौटूंगा या फिर नहीं। तभी अचानक ही वांग जी विंग की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विंग कहता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ वन रोहन के लिए। वो चैन कबीले को ख़त्म कर दिया है। शायद अगला निशाना जैन कबीला है, और मुझे नहीं पता मैं कब तक लौटूंगा, और जिंदा भी या फिर मुर्दा भी। तो वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग जब रेडी होके निकल रहा था, विंग के साथ नीहोसान, जिनलिंग, लारसुजोई और जिंगी भी था। जब विंग जा रहा था, तब वांग जी अचानक ही विंग के सामने आकर रुकता है। विंग को देख के समझ में आ रहा था कि वांग जी भी जाने के लिए तैयार है। ये देख के विंग थोड़ा हैरान भी था, और सभी लोग विंग के साथ। विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम सब लोग जा रही हो और मुझे मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो? तभी विंग हैरान से कहता है, क्या तुम मेरे साथ देना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, अब ज़्यादा उड़ो मत, अगर मैं साथ जाना चाहता हूँ तो मुझे लेकर चलो। तभी विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी के सामने अपने हाथ बढ़ा देता है और कहता है, क्या तुम इस सफ़र में मेरा साथ दोगे? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोल के
वो विंग की फेस को देखने लगता है। वांग जी की फेस पर एक मुस्कान था। ये देख के विंग को अच्छा लगता है। अभी वो लोग एक नए सफ़र के लिए निकला था और शायद विंग और वांग जी का भी शुरुआत हो चुका था प्यार का। विंग तो कब से वांग जी के पीछे पागल था। शायद वांग जी अब विंग के लिए पागल हो रहा था। पर विंग जब तक जैन कबीले पहुंचता तब तक बेन रोहन ने जैन कबीलों की सारे मेंबर को भी ख़त्म कर दिया था। तभी जिल्लिंग रो पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली में से कोई जिंदा नहीं है। तभी विंग जिल्लिंग को संभालता है, उसे हक करता है, एक केयरिंग वाला। लैंड सीरी को एक बुरा लगता है। सीओई जिल्लिंग के हाथ को पकड़ के कहता है, तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमारे नसीब में सब कुछ नहीं होता, तुम देख रही हो ना। वो तो अच्छा है मेरी किस्मत कि मेरा भाई अभी तक जिंदा है। तभी वांग जी सीरी की तरफ देखने लगता है। सीरी की तरफ देख के एक मुस्कान देता है कि अभी भी वो उसके पास है। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था कि उसकी कम से कम उसकी इस दुनिया में कोई और नहीं तो उसका भाई है। जिल्लिंग कहता है, पर वेंड्रॉन ने तो पहले ही सबको ख़त्म कर दिया था। बस इस दुनिया में मेरी मामा ही जिंदा था। वैसे तो वो जिन फैमिली को कब का ख़त्म कर दिया है, फिर चैंग फैमिली को भी, अब जियन फैमिली के सारे मेम्बर को भी ख़त्म कर दिया है। एक बस मेरी मामा ही जिंदा था, उन्होंने उसका भी छीन लिया है। तविंग कहता है, जिल्लिंग तुम फिक्र मत करो, हम बेन रोहन को सबक सिखा के रहेंगे। सब लोग इधर उधर सर्च कर रहा था और विंग सोच में पड़ा था आखिर बेन रोहन कहाँ कहाँ छुप सकता है। वो एक एक कबीले को ख़त्म कर रही है और एक जगह नई जगह पर छुप रही है जहाँ से विंग को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रही है। तभी वांग जी विंग के पास आता है, विंग को परेशान देख के। वांग जी कहता है, विंग तुम परेशान हो। विंग कहता है, वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उस कमीने को कहाँ ढूंढूं। वांग जी कहते हैं, विंग वो तलवार काफ़ी पावरफुल है, उस तलवार में एक अपना पावर है और वो पावर की असर उसकी आत्मिक शक्ति पर हो रही है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा पावरफुल हो रही है और वो कई सारे कठपुतली बना चुका है। विंग कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रही हो। वांग जी कहता है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग मरे पड़े हैं, इन सारे लोगों की आत्मा को चुरा लिया है और वो कई सारे ऐसे कठपुतली की बना रही है। तो जितना दिन जाएगा तुम समझ रही हो हमारे लिए उतना टफ होगा, उतना मुश्किल होगा उससे लड़ना। विंग कहता है, इस चीज़ का हल हम कैसे निकालें। वांग जी कहता है, क्यों ना हम मास्टर मो से बात करें। विंग कहता, शायद यही अच्छा होगा हम मास्टर मो से बात करें। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरे ख्याल से और कोई क्लान के पीछे भागने से पहले हमें मास्टर मो के पास जाना है। विंग कहता है, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें पता है ना हम जंगल से काफ़ी दूर आ चुके हैं, कम से कम 4 दिन का सफ़र होगा। तभी वांग जी कहता है, पर करना तो है, तुम्हें पता है मास्टर मो से हमारा मिलना कितना ज़रूरी है। विंग कहता है, शायद हम कुछ टाइम यहाँ पर रेस्ट करके फिर हम जंगल के लिए निकलेंगे। सब लोग वहाँ पर आराम कर रहा था। कम से कम आधे घंटे के बाद विंग कहता है, सब लोगों ने आराम कर लिया है, अब चलो, नहीं तो अंधेरा छा जाएगा, हमें जंगल के रास्ते को पकड़ना है। तभी न्यूसन उठकर कहता है, विंग बस मेरी आंखें लगा ही था, 10 मिनट हुआ है, पर तुम इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो, कम से कम और 1 घंटे रुक जाओ। विंग कहता है, जंगल के बीच में हम रुकेंगे तो अंधेरा होने से पहले हमें जंगल की रास्ता पकड़ लेना चाहिए। न्यूसन कहता है, पर क्यों। विंग कहता है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के सारे लोग मिलके वो जंगल के रास्ते पकड़ और अंधेरा होने से पहले विंग और वांग जी ने वो लोग जंगल की रास्ता तय कर लिया था। सब लोग आगे आगे चल रहा था, पीछे विंग और वांग जी चल रहा था। वो लोग चुपचाप था। अचानक विंग कहता है, वांग जी मुझे एक बात बताओ। वांग जी कहता है, हाँ बताओ। विंग कहता है, तुम्हारे पिता लान कुरान। ऐसा सुनते ही वांग जी विंग की आंखों में देखने लगता है जैसे कि विंग ने कुछ गलत बोल दिया है। विंग कहता है, ऐसी डरवना आंखों से मुझे मत देखो जैसे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। मैंने तुम्हारा पिता ही कहा है, तुम्हारा दुश्मन नहीं कहा। वांग जी फिलहाल कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तुम्हारे पिता लान कुरान है, तुम है, मुझे जान से मारने की आदत। वांग जी चुप हो जाता है क्योंकि वांग जी को पता है विंग अब क्या बोलने वाला है, शायद वो फंस चुका है। विंग कहता है, पर तुमने मेरे ऊपर एक बार वार क्यों किया, तुम मेरे ऊपर 2 बार वार करके तुम मुझे हमेशा के लिए जान से मार सकते थे, तो तुम्हारा सारा नफरत वहाँ पर ख़त्म हो जाता। वांग जी कहता, विंग क्या इस बात को यहाँ पर उठाना ज़रूरी है। विंग कहता, ज़रूरी तो नहीं है, पर मुझे लगा एक बार मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए, तुमने मुझे बचाया क्यों, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है तुमने अगर मेरे ऊपर एक बार वार किया है तो मेरा बचना आसान है। तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आ गया था कि एक अच्छे इंसान को जान से नहीं मारते। तभी विंग कहता है, ये जवाब नहीं हुआ, अच्छे से जवाब दो। वांग जी कहता है, बेवकूफ़ कहीं का,
ऐसा बोल के जब वांग जी आगे आगे जा रहा था, विंग भागते फिर से वो वांग जी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताओ ना, तुमने मेरे ऊपर एक ही बार वार क्यों किया। तभी अचानक कि वांग जी अपने कदमों को रोक लेता है और सीरियस होकर वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या सुनना है। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस क्यों वार किया, एक बार ही क्यों वार किया, तुम 2 बार वार कर सकते हो। तब विंग को अचानक याद आता है, जब विंग की कदम लड़खड़ा गया था, वो गिरने वाला था, तब वांग जी उसे संभालने वाला था। इस टाइम विंग थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, तुम मुझे पसंद में नहीं करते, जान से मारने की कोशिश भी करते हो और बचाते भी हो। वांग जी कहता है, मुझे समझ में नहीं आता मास्टर मो ने तुम्हें शिष्य क्यों बनाया और तुम इतना बेवकूफ़ क्यों हो। ऐसा बोल के वांग जी जब जा रहा था, विंग सोचता है, सच में मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी जिलिंग चिल्ला के कहता है, और कितना टाइम हमें ऐसे चलना है, अब मैं थक चुका हूँ। न्योसन कहता है ना, मैं भी थक चुका हूँ। तभी सिजुई हंस पड़ता है। जिलिंग कहता है, तुम लोग इतना जल्दी थक जाते हो, मुझे देखो, मैं अभी तक नहीं थका। तभी जिलिंग कदम रुक जाता है और कहता है, एक काम करो, मेरे हिस्से का तुम ही चल लो। जिंगी कहता है, अगर ऐसा होता तो शायद उम्र भर तुम कभी नहीं चलते, तुम अपने हिस्से का जो भी मेहनत है तुम किसी और को दे देते। तभी जिलिंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, जब भी बोलते हो कुछ एक्स्ट्रा ही बोलते हो, तुम खुद को क्या समझते हो, बहुत ज़्यादा महान समझते हो। सिजुई कहता है, जिलिंग झगड़ा मत करो, हम वीगेगा से बात करते हैं। तब विंग आ जाता है और कहता है, बच्चों तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ रही हो, आराम करना है ना, आराम करो, अपनी दिमाग को क्यों थका रही हो। अभी वांग जी कहता है, एक काम करते, हम यहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ का जगह भी अच्छा है। विंग कहता है, तो फिर एक काम करो, रहने के इंतजाम करो, जैसे कि खाने के इंतजाम, आग जलाने के इंतजाम और यहाँ रहने के इंतजाम। विंग कहता, नहीं हसन, तुम खाने के कुछ इंतजाम करो, और जेलिंग तुम और सिजोई मिलके लकड़ियाँ लेकर आओ आग जलाने के लिए, ताकि रात में रहने के लिए आसान हो। और जिलिंग तुम और मैं यहाँ का जगह साफ़ सफाई कर लेते हैं रहने के लिए। वांग जी कहते हैं, और मैं। विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम बैठे रहो। कुछ टाइम बाद जिलिंग और सिजोई कुछ लकड़ियाँ लेकर आया था, वहाँ पर आग जला लिया था। विंग ने रहने के लिए वो जगह साफ़ सफाई कर लिया था, ताकि वो वहाँ पर लेट सके या फिर बैठ सके। नियोसन कुछ खाने के लिए लाया था और वांग जी उसको पका रहा था आग में। ये बस विंग बैठकर देख रहा था कि वांग जी किस तरह पका रही है, पकाते हुए, और आग के सामने वांग जी बिल्कुल एक आग की तरह दिख रहा था। विंग अपनी जादुई मदद से वो थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करके वो वांग जी की बाल पर हवा देता है, ताकि वांग जी के बल वांग जी को परेशान करे, और वांग जी के बल उड़ रहा था, वांग जी को परेशान कर रहा था। तभी नियोसन कहता है, क्या बात है, हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पर वांग जी की बाल ऐसे उड़ क्यों रही है, जैसे कि हवा चल रही है, क्या मैं गलत दिख रही हूँ। तभी सिजोई समझ जाता है। सिजोई कहता है, भीगेगा, आपको लगता है कि हम सब भी आपकी तरह बेवकूफ़ है। तभी जिलिंग हंस पड़ता है और जेंगे भी। वहाँ पर सबको समझ में आ चुका था कि विंग वहाँ पर बैठकर सीक्रेटली क्या कर रही है। वांग जी को भी पहले ही समझ में आ चुका था, पर वो शायद विंग के सामने बेवकूफ़ बन रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था। विंग कहता है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तब वांग जी कहता है, विंग मेरी बाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पर मैं इसे संभालने के लिए किसी को बुलाने नहीं वाला हूँ। तभी जिंगी हंस पड़ता है। विंग बस वांग जी के चेहरे को ही देख रहा था, और वांग जी वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहा था, जैसे कि पहला पहला प्यार हो। और सच कहो तो ये पहला पहला प्यार ही है। और वहाँ पर जिंगी, न्योसन, जिलिंग, ये चारों आपस में बात करने लगता है। कोई कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, कब तक मुझे खाने के लिए मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है, आज इतना चल लिया, शायद मैं कल नहीं चल पाऊंगा। सुई कहता है, तुम सब इतना जल्दी थक क्यों जाते हो, और इतनी जल्दी तुम लोगों को भूख क्यों लग जाता है, तुम्हें इन सब की आदत हो जाना चाहिए, चाहे एक राजा हो या फिर राजकुमार हो या फिर कोई भी ऐरा गैरा हो। विंग इन सब में ध्यान नहीं दिया था। विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था, और शायद वांग जी भी विंग के फेस को ही देख रहा था। फिलहाल सब लोग एंजॉय करके खा रहा था, वांग जी भी खा रहा था, विंग भी खा रहा था। जब वांग जी खा रहा था, तब थोड़ा सा टुकड़ा वांग जी के फेस पर लग गया था, जो देख के विंग वांग जी के करीब आता है, और उसे साफ करते विंग बस वांग जी की फेस को ही देख रहा था। ऐसे देखते देखते एकदम वो वांग जी के इतनी करीब आ जाता है कि उस जगह पर विंग ने वांग जी को किस कर लिया था, मतलब वांग जी के चिक्स पर विंग ने किस कर लिया था। जब विंग ने वांग जी को किस किया था, तब सिजुई कहता है, लानका अब क्या सोच रही हो। तभी वांग जी को एहसास होता है कि उसने सपना देखा है। विंग अभी तो खा रही है, और खाते वो निहासन के साथ फ्लर्ट कर रही है। विंग दरअसल वो फ्लर्ट नहीं करता, वो बस निहासन को चिढ़ाता है। जब वो बोर हो जाता है, उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता, तब वो ऐसा कुछ चीज़ें ढूंढ लेता है जो
खुद को वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कराए, मतलब खुद को एंजॉय कर ले, जिसे कहते हैं रोस्ट करना। वो नियोसन को ऐसे रोस्ट कर रहा था। विंग कहता है, वाह नियोसन, तुम तो कितना खूबसूरत दिख रही हो, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें नहीं देखा। नियोसन कहता है, विंग फिर से तुम स्टार्ट हो गए। विंग कहते हैं, अरे सच में मैंने पूरा दिन तुम्हें आज नोटिस नहीं किया। काश मैं वांग जी को पहले नहीं देखा होता, काश तुम्हारा तस्वीर मेरे फेस पर आके अटक जाता तो शायद आज मैं तुम्हारी दीवाना होता। नियोसन कहता, विंग अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम मेरा पीछा मत करो, तुम किसी और को पकड़ लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा हस्बैंड भी बैठा है, तुम उसे पकड़ो, उसका मजाक बनाओ, तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो। विंग कहता है, नियोसन मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम राजी हो तो तुम हाँ कह सकते हो। ये सब झगड़ा ख़त्म होने के बाद जब मुझे मेरा तलवार मिल जाएगा तो मैं दूसरा शादी करने के बारे में ज़रूर सोचूंगा। वांग जी तो रहेगा ही, पर तुम भी रहोगे मेरे साथ। वांग जी को इस बात से गुस्सा आता है, पर वांग जी फिलहाल कुछ नहीं कहता। सब लोग खाना ख़त्म कर लिया था। नियोसन वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि नियोसन को पता है जब तक वो वहाँ बैठा रहेगा तब तक विंग उसका मजाक बनाना नहीं छोड़ेगा। और जिनलिंग, नियोसन और सिजुई वो तीनों मिल के वो थोड़ा दूर चला जाता है। खाने के बाद वो लोग सोचता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। रात तो हो गया था, पर फिर भी वो लोग थोड़ा इधर उधर प्रैक्टिस कर रहा था। नियोसन, विंग और वांग जी वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। कुछ टाइम के लिए शायद वो लोग जानबूझ के विंग और वांग जी को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि कब से इन दोनों की आँख में चोरी देख रहा था। सबको लगा था कि शायद थोड़ा टाइम इन दोनों को अकेला दे देना चाहिए। वहाँ पर जब वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, विंग भी चुपचाप बैठा हुआ था, वो दोनों ही कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक ही वांग जी वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, वांग जी बेहोश था। विंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है। विंग कहता है, वांग जी अचानक तुम्हें क्या हुआ। विंग सोचता है, क्या खाने में कुछ था, क्या वो जहरीली था जिसकी वजह से वांग जी बेहोश हो गया। फिर विंग सोचता है, नहीं सब लोग तो ठीक ठाक है, पर वांग जी को क्या हुआ है। विंग वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रखता है, देखता है कि उसकी धड़कनें चल रही है या फिर नहीं। वांग जी की सांसें नहीं चल रहा था। ये देख के विंग बिल्कुल डर जाता है। विंग वांग जी के नाम पुकार के चिल्लाने लगता है और विंग की आंखों में आंसू आ गया था। विंग कहता, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, अचानक तुम्हें क्या हो गया। जब विंग ये सब कुछ बोल रहा था और विंग जब चिल्लाया था तब सब लोग विंग के पास आ गया था। और विंग को ऐसा रोते हुए देख के वांग जी अपनी अचानक ही आंखें खोलता है और वांग जी लाउडली स्माइल करने लगता है। वांग जी विंग के साथ मजाक कर रहा था, वो बस विंग को चिढ़ा रहा था, क्योंकि उसे लगता है बस वही मजाक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सोच के वांग जी विंग के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, पर विंग इस टाइम पर सीरियस था। वांग जी जैसे ही हंस पड़ता है और वो हंसता है, विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, विंग तुरंत ही वो वांग जी से हटता है और वो दूर चला जाता है गुस्से से। वांग जी उठकर बैठता है। वांग जी थोड़ा हैरान था। तभी जिनलिंग कहता है, लान गागा सच में आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, आपने सिर्फ विंग गागा को नहीं, आपने तो हम सबको भी डरा दिया था, हमें लगा था आपको कुछ हो चुका है। वांग जी कहता है, क्या ज़्यादा हो गया। तभी सिजुई कहता है, भैया आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस वक्त पर हम सब लोग सीरियस मूड। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी विंग के पास आता है। विंग अपना मुंह फुला के खड़ा था। वांग जी कहता है, माफ़ कर दो। विंग कहता है, यहाँ से जाओ। वांग जी कहते हैं, नहीं जाता, पहले मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, तुम ये सब कुछ मजाक लगता है, तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वांग जी कहते हैं, बस ऐसे ही मैं देखना चाहता था। क्या। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, क्या अभी भी तुम्हें खौफ है मुझे खोने की। तभी विंग तुरंत ही गुस्से से वो वांग जी को टाइटली एल्बो से पकड़ता है और अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बस ऐसे ही बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सज़ा भी नहीं दे पाया। तुमने मेरे साथ जो किया मुझे लगा था मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, पर मुझे एहसास हुआ तुम्हें सज़ा तो मैं दे रही हूँ, पर तुमसे ज़्यादा मैं सज़ा काट रहा था। मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, तुमसे नफरत नहीं कर सकता, चाहे भी तो। मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकता, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, चाहे सच में तुम मेरा जान ही क्यों ना ले लो। वांग जी तुरंत ही विंग की चेस्ट पर अपना सर रख देता है और वो विंग को झका लेता है, जिसकी वजह से विंग सब कुछ भूल जाता है। वांग जी के एक हक से वांग जी विंग की चेस्ट पर सर रखते हुए कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। मुझे बस एक चीज़ पता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है,
मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैंने जो गलती किया है उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर भार नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम निहो सिंह के साथ मजाक करते हो। जबकि मुझे अच्छे से पता है वो सारा कुछ मजाक है, पर फिर भी मुझे गुस्सा आता है। विंग कहता है, तुम्हें गुस्सा आता है, क्यों? वांग जी कहता है, नहीं पता। विंग कहता है, अगर तुम्हें पता क्या है? वांग जी कहता है, नहीं पता, मुझे बस इतना पता है, एक बेवकूफ़ इंसान है जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। विंग हंस पड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें प्यार से बात करना नहीं आता? वांग जी कहता है, इतने अच्छे से प्यार तो कर रही हो, अब अब मैं कौन सी प्यार से भाषा से बात करूं? तब विंग कहता है, जब तुम भूल रही हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अच्छे से बताओ। तुमने तो मेरा बुरा ही कर दी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अच्छे से समझ जाओ इस बात को। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे हमेशा बेवकूफ़ दिखते हो। विंग तुरंत ही वांग जी की चिन को पकड़कर वो ऊपर उठाता है वांग जी के फेस को, और वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे प्यार में मुझे बेवकूफ़ बनना पड़ता है और मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तो बेवकूफ़ी सही, पर मुझे पसंद है मुझे अपना अंदाज। जब विंग वांग जी के चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर उठा कर रखा था, तब विंग की बातें सुन के वांग जी हंस पड़ता है। विंग सीरियस था। विंग वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है, ऐसे हंसो मत, नहीं तो मुझसे कोई गलती हो जाएगा। वांग जी फिर से हंस पड़ता है। विंग कहता है, मैंने हंसने के लिए मना किया है। वांग जी कहता है, तुम्हारी बातें मुझे हंसने पे मजबूर कर रही है। विंग खुद को और रोक नहीं पाता। विंग तुरंत ही वांग जी को किस कर लेता है, और ऐसे किस करते करते एक टाइम पर विंग वांग जी को उसी पेड़ में पिन करता है जिस पेड़ के पीछे विंग खड़ा था, और ऐसे पिन करके वो वांग जी को अच्छे से किस कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। विंग को सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा था। ऐसे एग्रेसिवली किस करते वो एक दूसरे के टांग के साथ खेलते हुए विंग वांग जी के ऊपर के कपड़े के लेयर को थोड़ा हटा दिया था और वो उसकी नेक पर उसकी बॉडी पर किस कर रहा था। जब ऐसे किस कर रहा था तब जिनलिंग वो विंग के नाम लेकर चिल्ला रहा था, वीगा का कह के। जब विंग देखता है कि जिनलिंग चिल्ला रही है और साथ में सिजोई भी, विंग कहता है, ये लोग 2 मिनट में नहीं छोड़ता कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से प्यार भी करूं। वांग जी फिर हंस पड़ता है। विंग कहता है, ऐसे हंसो मत। विंग तुरंत ही वांग जी को फिर से किस कर लेता है, और तुरंत ही वो चुटकियों में पावर की मदद से वो खुद को शैडो बना लेता है, जिसकी वजह से जिनलिंग और सिजोई विंग और वांग जी को देख नहीं पाता, पर विंग और वांग जी वहीं पर था। वो दोनों किस करने में, एक दूसरे को प्यार करने में बिजी था, और जिनलिंग और सिजोई वहीं पे खड़ा था। वहाँ पे खड़ा होकर वैसे कुछ नहीं दिखता, वो लोग चला जाता। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से इंजॉय करके, किस करके, रोमांस करके वो लोग फिर से वापस वही जगह पर आता है और पूरे बॉडी के साथ आता है। जब जिनलिंग और सिजुई देख लेता है, कहता है, वी गगा, लन गगा, अब दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों ने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया? विंग कहता है, क्यों, क्या हुआ है? तभी जिनलिंग कहता है, कुछ नहीं, बस जंगल का बीच जगह है, काफ़ी डरावना है। आप दोनों अगर रहते हो तो थोड़ा हिम्मत मिलता है, आप दोनों नहीं थे तो मैं डर गया था, इसलिए मैं आपको ढूंढने गया था। विंग कहते, कोई बात नहीं, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है, मुझे जंगल पता है, इस जंगल की हर एक कोने को पता है, तो डरो मत, सब कुछ सही होगा। और सब लोग सो जाओ। सब लोग वहाँ पर सो गया था। वांग जी और विंग भी पास पास लेटा हुआ था, पर वांग जी और विंग को नींद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग रोमांस के नशे में है, अभी भी उन्हें ऐसे किस वगैरह करने का मन कर रहा था, पर सबके सामने वो नहीं कर सकता, इसलिए सुबह होता है। सुबह उठ के विंग वांग जी को कहता है, वांग जी, मुझे अकेला जाना होगा, तुम्हें पता है ना, मास्टर मो के बिना इस आज़ाद की मैं किसी को नहीं ले जा सकता। वांग जी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। विंग कहता है, निहोसन और वांग जी, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जब विंग जा रहा था, वांग जी मन में कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और विंग इस बात को सुन पा रहा था, क्योंकि वांग जी और विंग ने अपना आत्मिक शक्ति को ट्रांसफ़र किया था। वो दोनों एक दूसरे की बातें सुन सकता था। विंग जाते हुए वो मन में बोल रहा था जो वांग जी को सुनाई दे रहा था। विंग कहता है, वांग जी, मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, उम्र भर के लिए नहीं जा रही हूँ। वांग जी कहता है, मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। विंग कहता है, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के विंग वहाँ चला जाता है। विंग जब मास्टर मो के पास जाता है, विंग मास्टर मो को बो करता है। बो करने के बाद विंग कहता है, मास्टर मो, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तलवार अभी तक मैं वापस नहीं ला पाया। मास्टर मो कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो।
मास्टर मो तुरंत ही अपनी जादुई मदद से वो जगह देखा था जहाँ पर बेनरॉन छुपा हुआ है। ये देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, मास्टर मो, आपको कितना कुछ आता है और आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? ऊपर से मुझे कुछ नहीं आता और आप बोलते हो कि मुझे एक शिष्य बनाना है, मुझे किसी के गुरु बनना है। मैं अपने शिष्य को क्या सिखाऊं जो आपने मुझे नहीं सिखाया? तभी मास्टर मो कहता है, विंग, ये मजाक का वक्त नहीं है और ये सारी चीज़ें तुम्हें भी आता है पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी विंग कहता है, ये सारी चीज़ें मुझे भी आता है। मास्टर मो कहता है, तुम कुछ टाइम के लिए ध्यान पर बैठो और अच्छे से गौर से देखने की कोशिश करो, शायद तुम्हें बेनरॉन और अच्छे से दिख जाए। विंग एक जगह पर बैठ के अपनी आंखें बंद करके वो कुछ मंत्र वगैरह जाप करने लगता है। वो मंत्र जाप मास्टर मो ने ही सिखाया था। विंग मंत्र जाप करके वो कम से कम आधे घंटे हो गया था। वो आंखें बंद करके वो देखने की कोशिश कर रहा था पर विंग को दिख जाता है। विंग एकदम के लिए खुश हो जाता है। मास्टर मो कहता है, मैंने ऐसी कई सारी चीज़ें सिखाया है और हाँ, वो तलवार तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन रहा था। उस तलवार की खासियत तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि उस तलवार से तुम क्या क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो। वो तलवार जितना पुराना होता जाएगा, जितना वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, उतना तुम्हारी पावर और तुम्हारी चीज़ें बढ़ता जाएगा। तुम हर चीज़ से खुद को संभाल सकते हो। तुम्हारे लिए हर काम आसान हो जाएगा, जैसे मेरे लिए हर काम आसान है, ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे गुरु जब मर जाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हें होने वाला है। मेरी सारी पावर, मेरी आत्मिक शक्ति सब तुम पर ट्रांसफ़र होने वाला है। तभी विंग कहता है, अगर मैं आपको जान से मार दूँ तो? तभी मास्टर मो कहता है, तो भी, और इसलिए तो हम जिसे अपना शिष्य बनाते हैं, जिसे अपना तलवार सौंपते हैं, उसे यहाँ पर 25 साल तक पूरा होने तक उसे यहाँ पर कैद होना पड़ता है। हम उसे जांचते हैं, परखते हैं, 25 साल तक उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कैसा होगा, तब जाके हम किसी तलवार को उसके हाथ तक सौंपते हैं। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी पावर के लिए, तुम तलवार के लिए, मेरी आत्मिक शक्ति के लिए तुम मेरे को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। विंग कहता है, अब समझ में आया आपने मुझे शिष्य क्यों चुना। हम गुरु नहीं चुनते, गुरु अपना शिष्य चुन लेता है, जैसे कि मुझे चुनना है। तभी मास्टर मो कहता, और इसीलिए तुम्हें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें किसी को शिष्य बनाना है, उस तलवार को सौंपना है। विंग कहता है, पर 25 साल तक कैद करने का ये मसला मुझे कुछ समझ नहीं आया। मास्टर मो कहता है, एक इंसान को अच्छा खाना नहीं मिलता, सोने की जगह नहीं मिलता, उसे रहने के लिए कभी तकलीफ झेलना पड़ता है। एक इंसान 25 साल तक एक जगह पर कैद रहता है, वो दुनिया का चेहरा नहीं देखता, किसी से नहीं मिलता, तो तुम समझ रही हो वो इंसान कैसा बन सकता है। वो इंसान धीरे धीरे गुस्सैल बनता जाएगा, वो इंसान धीरे धीरे चिड़चिड़ापन होगा और उस इंसान की असलियत तब बाहर आती है। इसलिए 25 साल तक कैद होना ही पड़ता है। तो विंग कहता है, तो फिर क्या मेरे पास जो 3 बच्चे हैं, क्या मैं उनमें से किसी एक को शिष्य बना सकता हूँ? मास्टर मो कहता है, नहीं, उनकी ऑलरेडी 20 साल हो चुका है, तो 5 साल में तुम एक इंसान को नहीं समझ सकते। और एक इंसान अपनी मुखौटा बस कुछ टाइम के लिए पहन सकता है, 25 साल तक नहीं पहन सकता। एक न एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाता है। इसलिए वो तीनों में से कोई भी तुम्हारा शिष्य नहीं बन सकता, तुम उन तीनों में से किसी एक का भी गुरु नहीं बन सकते। विंग कहता है, तो फिर जब मेरे बच्चे होंगे तब मैं उन्हें अपना शिष्य बना लूँगा। मास्टर मो हंस पड़ता है और कहता है, ये सही है। विंग कहता है, 1 मिनट, मुझे कुछ जानना है। ऐसा बोल के विंग फिर से वो मंत्र जप करने लगता है, वो ध्यान लगाता है। 3 से 4 घंटा हो गया था, विंग अभी पर ध्यान पर लगा हुआ था और मास्टर मो को समझ में आ चुका था कि विंग क्या जानने की कोशिश कर रही है। विंग ने वांग जी की वो साइड को देखने की कोशिश किया था जो विंग को पता ही नहीं है। विंग को हमेशा से लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो विंग को पता नहीं है, पर विंग अपनी ध्यान लगा के वो सारी चीज़ों को पता लगा लेता है कि आखिर वांग जी के साथ क्या क्या हुआ था। उसकी असली माँ बाप जो लैन सीजन है, उसकी मौत, लैन कुरान की मौत, लैन कुरान के साथ जो भी कुछ वांग जी के उस टाइम पर हुआ था, विंग को सारा कुछ चीज़ें पता चलता है। तब विंग को एक रिग्रेट होता है कि वांग जी के साथ इतना कुछ हो गया, पर वांग जी ने एक बार भी उसे नहीं बताया कि उसके साथ इतना कुछ हो चुका है। तभी विंग तुरंत ही एक्साइटेड होकर वो मास्टर मो के पास जाता है, कहता है, मास्टर मो, आपको पता है अभी मैंने क्या जानने की कोशिश की है? मास्टर मो कहता है, हाँ, आखिर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे सब कुछ पता है।
विंग कहता है मास्टर मो, और एक बात, आपको सब कुछ पहले से पता था, आप पहले से इन सब में हो, पर फिर भी आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तब मास्टर मो कहता है दरअसल विंग, सच कहो तो वांग जी की धोखा तुम्हारे लिए एक जुनून बन गया था। तुम्हें लग रहा था कि वांग जी ने तुम्हें धोखा दिया है, और जब मैं तुम्हारी आंखों में जो जुनून देखा था, मुझे लगा था कि शायद अगर मैं सारा सच्चाई बता दिया कि वांग जी के साथ क्या क्या हुआ है, उसकी माता पिता सब कुछ सारा बता दिया, तो शायद वो जुनून ख़त्म हो जाएगा, फिर से तुम पहले वाले विंग बन जाओगे। कम से कम तलवार वापस लाने तक मैं चाहता था कि तुम वैसे बने रहो। विंग कहता है बुढ़े इंसान, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अभी भी मैं खुश हूँ, मैं वांग जी से नफरत नहीं कर रहा, पर फिर भी अभी भी मेरे अंदर वो जुनून है। तभी मास्टर मो कहता है अभी भी वो जुनून है, पर अगर वो नफरत होता तो ये जुनून और भी होता। विंग कहता है खैर, आप बहुत मतलबी इंसान हो, मैं वो तलवार वापस ला कर आऊँगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग को सारा कुछ पता चल गया था। विंग जब वहाँ पर वापस आता है, वो वांग जी के चेहरे को देखने लगता है। विंग मन में सोचता है कितना कुछ अंदर दबा के रखते हो, एक बार भी नहीं बताया कि वो लाल कुरन अब तुम्हारा दुश्मन है। तभी मैं समझो तुमने उस दिन तलवार क्यों नहीं दिया था, वो तलवार बार बार मांग रहा था। मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि तुम जीत नहीं सकते, इसलिए बस तुमने हार मान लिया। विंग जब ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर ये सारी बातें वांग जी नहीं सुन पाता, क्योंकि विंग के हाथ में है वो वांग जी को कितना अपनी माइंड से बातें सुना सकता है और कितना वो नहीं सुना सकता। पर विंग जल्दी ही वो वांग जी को हक कर लेता है, जैसे कि कुछ हुआ था। तब वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे मन किया। तभी लान सुजय हंस पड़ता है, और जिल्लिंग और जिंगी भी। गाय से टू शॉट है, और मुझे इस एफएफ को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना, ख़त्म करना है। वैसे भी मैं देख रही हूँ, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी दिमाग चला लूँ, पर मेरा व्यूज़ और लाइक तो नहीं आने वाला, और इसलिए और ज़्यादा युद्ध वगैरह में नहीं दिखाता। स्टोरी को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं जितना चाहे मैं शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी हमें बस एक लव स्टोरी चाहिए वांग जी और विंग के बीच में, तो ये युद्ध इतना मतलब डीपली मुझे नहीं समझाना चाहिए। विंग और वांग जी वहाँ से निकला था, सारे जूनियर्स भी विंग के साथ था। विंग को पता था कि वेनरॉन अभी कहाँ छुपा है। विंग वहाँ तक जाता है, फिर से जंग छिड़ जाता है, बहुत बड़ा वाला। उसमें काफ़ी सारे कबीले के राजा शामिल भी था, और विंग युद्ध के दौरान वो वेनरॉन के साथ लड़ता है, और वो आखिर में उस तलवार को वापस ले लेता है। और विंग ने उस तलवार जब वापस लिया था, तब बेंजाओ को और वेनरॉन को जान से मार भी दिया था, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि ये कहानी आगे और बढ़े, एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाए इस तलवार की। और इस तलवार को वो हिफाजत रखे अपने पास, गलत इंसान के हाथ में ना जाए। और विंग को अब समझ आ रहा कि ये तलवार एक पावर के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इस तलवार को बस सही सलामत सही जगह पर होना चाहिए, सही इंसान के हाथ पर होना चाहिए। भले ही वो इंसान कहीं पर भी छुपा क्यों न रहे, पर गलत इंसान के हाथ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसकी पावर का खेल कुछ अलग ही है, अलग ही मतलब है। तो जब बेन रोहन ख़त्म हो जाता है, अब सारी जूनियर अपनी अपनी जगह चला जाता है। मतलब कि जिल्लिंग अपनी जैन कबीले जाता है, वो फिर से अपनी जैन कबीलों को निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, फिर से पहले जैसे करने की कोशिश कर रहा था। लाल सुजय को लान कबीले भेज दिया जाता है, वो अपना कबीले संभाल रहा था, और साथ में निहोसन उसका हेल्पर था। जैसे कि विंग ने वेन वन को और वेंचाओ को ख़त्म कर दिया था, अब वो वन कबीला विंग के कब्जे में था। इसलिए विंग वेन कबीले को संभालने के लिए, वेन कबीले के लोगों की भलाई के लिए, इसलिए विंग जिंगी को वो जिम्मेदारी सौंपता है कि वो वेन कबीले को संभाले। बाकी रहा वांगजी और विंग, वो दोनों सुकून से जीना चाहता था, वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहता था। विंग अपनी तलवार के साथ और वांगजी को लेके वो उसी पहाड़ी इलाके में जंगल के बीच रहने के लिए चला जाता है। वो दोनों चाहता था कि वो अब सुकून से जिए, हैप्पीली लाइफ जिए। वांगजी और विंग वो दोनों नई जिंदगी शुरू करने के लिए वो दोनों अपनी हाथों में हाथ डाल के वो जंगल के सफ़र को पार कर रहा था। विंग और वांगजी आज से जंगल में कैद होने वाला था, मतलब उन दोनों को लगता है कि ऐसे वो दोनों सुकून से जी सकता है। विंग और वांगजी ने ये भी डिसाइड किया था जब उन दोनों के एक बच्चा होगा, वो उसी बच्चे को अपना नया शिष्य बनाएगा, जो खुद का बेटा भी होगा और इस तलवार का रक्षक भी होगा। इससे अच्छा विंग को कोई ऑप्शन नहीं मिला था।
विंग को लगता है कि उसके बेटे को वो बिल्कुल वो खुद की तरह और वांग जी की तरह बनाएगा। जब विंग और वांग जी ऐसे ही रास्ता पार करके जा रहा था, मतलब जंगल की रास्ते से जा रहा था, विंग की इतने सारे आइडिया को सुनकर वांग जी को हंसी आता है। वांग जी जब हंसता है, विंग कहता है तुम फिर से हंस रही हो, उस दिन भी जब हमने डिसाइड किया था तुम उस दिन भी हंस रहे थे और आज भी हंस रही हो मेरी बात को सुन के। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी बात पर हंसूँ ना तो और क्या करूँ, तुम भूल रही हो कि हम दोनों ही मेल है। तभी विंग कहता है मेल है तो क्या हुआ, मैंने इस बारे में मास्टर मो से बात की है। वांग जी कहता है तुमने इस बारे में मास्टर मो से बात की है। विंग कहता है हाँ, मैंने इस बारे में मास्टर मो से बात की है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब वांग जी कहता है तुम कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब क्या है। तभी विंग कहता है मास्टर मो ने कहा है कि ये तलवार सिर्फ एक पावर नहीं है, इस तलवार की ऐसी कई सारी खासियत जिनके बारे में बोलना शायद थोड़ा नामुमकिन होगा। मतलब धीरे धीरे चलते चलते हमें इन तलवार की असलियत पता चलेगा। इसलिए तो इस तलवार की रक्षक बनता है, एक ऐसा रक्षक जो इस तलवार का अच्छे से रक्षा करे। तुम समझ रही हो, ये तलवार पावर के लिए संभाला नहीं जाता, गलत हाथ में न जाए, गलत फ़ायदा न उठाए, इसलिए इस तलवार को इतना संभाल के रखना पड़ता है। और मज़े की बात तुम्हें पता है, वांग जी कहता है बताओ इतना कुछ तुमने बोल कर रखा है, इतना कुछ सोच कर रखा है, तो ये भी बता दो अब तुम्हें क्या बोलना है। तब विंग कहता है मास्टर मो ने बताया है अगर हमें ये सोचकर एक बेबी को जन्म देने वाले कि इस तलवार का रक्षक बनेगा तो इससे और अच्छा बेहतर नहीं हो सकता। मतलब हम इस तलवार के लिए इस तलवार को यूज़ करेंगे, तुम्हारी पेट में मेरी बच्चा आ जाए। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर मैं ही बेबी क्यों करी करूँ, तुम कर लो। विंग कहता है मैं करूँ, अगर मैं कर तो इस तलवार का रक्षा कौन करेगा। वांग जी हंस पड़ता है। वांग जी कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, बेबी हम दोनों का होगा तो कोई भी कैरी कर लेते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगेगा, एक मेरे लिए एक न्यू जर्नी होगा। विंग कहता है माफ़ कर देना। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें इस तलवार का रक्षा करना है, अगर दुश्मनों को पता चल जाए उस कमजोरी वक्त पर तो वो तलवार तुमसे छीन सकता है। विंग कहता है हाँ, और मास्टर मो ने बताया है अगर इस तलवार की पावर से और इस तलवार की मदद से हम एक बेबी को जन्म देते हैं, मतलब एक बेबी को जन्म देने के लिए इस तलवार का यूज़ होता है, तो तुम समझ रही हो आगे चल के ये तलवार और हमारा बेबी और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। वांग जी कहता है मैं समझ गया। विंग कहता है मैं तलवार की पावर की मदद से मैं तुम्हें तुम्हारे बॉडी हार्मोन को चेंज कर दूंगा, क्या इस बात के लिए इजाज़त है। वांग जी कहता है बिल्कुल, आखिर हम दोनों का बेबी आने वाला है, हमें अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा बाहर से किसी बेबी के लिए। विंग कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम मान गए, मुझे तो डर था। वांग जी कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ। विंग कहते ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहते तो फिर क्या ऐसी बात है, तो इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो, हम ज़्यादा नहीं खींचते। वांग जी कहते सही बात है, थोड़ा हमें आराम कर लेना चाहिए, मैं और नहीं चल सकता। तब विंग कहता क्यों इतनी जल्दी थक गए, ओह मैं तो भूल ही गया था तुम एक राजकुमार हो। वांग जी कहता विंग मुझे ताना मत दो। विंग कहता एक काम करती हूँ मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। वांग जी कहता नहीं मैं किसी की पीठ में नहीं चढ़ सकता। विंग कहता वांग जी मेरी पीठ पे चढ़ जाओ ना, मैं तुम्हें पीठ पे चढ़ाना चाहता हूँ। वांग जी कहता मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। विंग कहता पर मेरे लिए तो हो। वांग जी कहता विंग मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, मुझे कोई छोटा बच्चा समझे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। विंग कहता वांग जी गुस्से से विंग को इस तरह देखने लगता है कि विंग डर जाता है। विंग कहता ठीक है फिर हम यहीं पर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों बैठा था, विंग बैठ के बोर हो रहा था और वांग जी विंग को देख के बोर हो रहा था, वो दोनों चुपचाप साइलेंस था। तभी वांग जी कहता है मेरे ख्याल से बेबी के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कोई प्लान नहीं है। विंग कहता है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वांग जी कहते कुछ नहीं। ऐसा बोले वांग जी उठ के जा रहा था। विंग कहते इसे क्या हुआ। 2 मिनट बाद वांग जी कहता विंग, थोड़ा दूर से वांग जी ने विंग को आवाज़ लगाया था। विंग कहते क्या हुआ। ऐसा बोल के विंग उठ के जब वांग जी की तरफ जा रहा था, कुछ देर चल के विंग देखता है वांग जी अपना कपड़ा उतार रही है और सामने एक बड़ा सा तालाब था जिसमें लोटस फ्लावर्स खिला हुआ था। विंग हैरानी से बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी इस टाइम एक एक करके अपनी कपड़े की लेयर को उतार रहा था और विंग बस हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वांग जी एक एक करके अपने कपड़े को उतार के वो तालाब में उतर जाता है और वो फिर से मुड़ के विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी अपनी आंखों में ही विंग को बुलाने लगता है और विंग भी खुद को रोक नहीं पाता
और जिस तरह वांग जी आंखों के इशारों में विंग को बुला रहा था, विंग भी उस आंखों के इशारों में चलने लगा था। विंग को कोई होश भी नहीं था। विंग अपनी कदम बढ़ाते हुए वो अपनी एक एक लेयर के कपड़े उतार रहा था, और कपड़े उतारते हुए विंग भी नेकेड हालत में वो तालाब में उतर जाता है। वो दोनों ही नेकेड बॉडी में था और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आता है, एक दूसरे की फेस को देखने लगता है। वांग जी अपनी दोनों हाथ विंग की चेस्ट पर रखता है और विंग के चेस्ट पर किस करते हुए उसकी शोल्डर पर अपना सर रख देता है। और विंग वांग जी की चिन को उठाते हुए वो वांग जी की लिप पर किस करने लगता है। वो दोनों इस तरह एक दूसरे को किस करता है, काफ़ी हॉट तरीके से एक दूसरे को किस करता है, और वो दोनों पानी में रोमांस करने लगता है। और अब लोग को पता है मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए अब लोग समझ जाइए। वो दोनों जब एक दूसरे को ऐसे किस कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा हॉट मोमेंट था, एक दूसरे की नेकेड बॉडी के साथ टच था। वो दोनों तालाब में ऐसे रोमांस नहीं कर सकता है, इसलिए विंग वांग जी को तालाब से अपनी गोद में उठा लेता है और वो तालाब से उठकर वो जंगल के बीच में, मतलब एक पेड़ के पीछे वो दोनों रोमांस में लग जाता है। वो दोनों इंटीमेट भी होता है। अभी हम स्टोरी को 5 साल के बाद दिखाते हैं। 5 साल के बाद वांग जी और विंग की एक बेटा हुआ था, जिसकी उम्र अभी 4 साल का था, जिसका नाम था सियान जी। सियान जी नाम विंग ने रखा था उन दोनों के नाम से, और विंग और वांग जी से सियान ही बुलाता है। वांग जी कुछ कपड़े सिल रहा था अपनी बेटे के लिए, तभी सियान कहता है, माँ बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है ना। वांग जी कहता है, हाँ। सियान कहता है, हम बाहर क्यों नहीं जाते, लोगों के साथ क्यों नहीं रहते। वांग जी कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। सियान कहता है, माँ मुझे बाहर जाने का बहुत मन करता है, क्या वहाँ हमारी तरह बहुत सारे लोग होंगे। तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी विंग आ जाता है और कहता है, सियान क्या बातें चल रही है। सियान कहता है, बाबा मुझे एक बात बताइए, हम बाहर क्यों नहीं जाते, बाहर के लोगों से क्यों नहीं मिलते, बाहर के लोग अच्छे हैं ना, बाहर की दुनिया भी बहुत खूबसूरत होगा। तभी विंग अपनी बेटे को कंधे पर ले लेता है और कहता है, चलो हम थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। ऐसा बोलकर विंग अपने बेटे सियान को लेकर वो थोड़ा दूर जाता है, और वो सियान से बात कर रहा था। विंग कहता है, सियान क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटा सा था, 10 साल का था, तब मेरे मास्टर मो ने मुझे यहाँ पर लाके कैद कर दिया था, और मैं उनसे बहुत गुस्सा करता था। मैं तुम्हारी तरह कई सारे सवाल मास्टर मो से करता था। कहता है फिर। विंग कहता है फिर जब मैं 25 साल हो गया तब मुझे पता चला कि मास्टर मो ने मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा। सियान कहता है, तो फिर मुझे 25 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है। विंग कहता है, ऐसा ही कुछ। सियान कहता है, बाबा क्या हम कभी भी घूम नहीं सकते। विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाना चाहता हूँ, बाहर ले जाना चाहता हूँ। सियान कहता है, क्या सच में। और विंग कहता है, काफ़ी टाइम हो गया हम बाहर ऐसे घूम रहे हैं, अभी हम घर में चलते हैं, घर में चल के बात करते हैं। सियान कहता है, जैसे आपको ठीक लगे। विंग कहता है, कल हम जाएंगे, मैं, तुम और तुम्हारे पिताजी। सियान कहता है, क्या सच में हम तीनों बाहर जाएंगे। विंग कहता है, हाँ, और हम तुम्हारी अंकल से भी मिलेंगे। बाहर हमसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमें कभी कभार उससे मिलना भी चाहिए। 5 साल हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें देखना है कि वो लोग सब कैसे हैं, तो हम कल जाएंगे। ऐसा बोल के विंग अपने घर आ गया था। काफ़ी टाइम पर जब अंदर आता है, वांग जी कहता है, तुम दोनों ने घूम लिया। विंग कहता है, हाँ मैंने घूम लिया। विंग सियान को अपने कंधे से उतरता है और कहता है, वांग जी कल हम बाहर जाएंगे, मतलब लाल कबीले जाएंगे सिजोई से मिलने, और लगे हाथ जिलिंग और जिंगी से भी मिल लेंगे, सबसे एक बार मिलना ज़रूरी है। वांग जी कहता है, मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त हो गया, हमें एक बार मिल लेना चाहिए। तभी मास्टर मुँह आता है। मास्टर मुँह आके कहता है, कहाँ जाने की बात हो रही है। जैसे मास्टर मुँह आता है, विंग, वांग जी और सियान, लिटिल सियान, वो तीनों मास्टर मुँह को पोखरता है। तभी लिटिल सियान अचानक ही वो मास्टर मुँह के कहता है, बूढ़े इंसान आपने मेरे पिताजी को कैद करके क्यों रखा था, इसलिए वो भी मुझे कैद करके रखा है। विंग तुरंत एक घुटनों पर बैठ जाता है अपनी बेटी के सामने और उसकी लिप पर फिंगर रखते कहता है, सियान ऐसे नहीं बोलते, वो मेरी गुरु है। तभी मास्टर मुँह कहता है, आखिर तुम्हारे बेटा तुम्हारे जैसा ही बदमाश हुआ है। विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। तभी मास्टर मुँह कहता है, अब माफ़ करने के अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ही बदमाश है और जुबान भी तुम्हारी तरह ही चलता है। तभी सियान, लिटिल सियान, वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, आप मेरी पिताजी से ऐसी बात नहीं कर सकते। तभी मास्टर मुँह कहता है, ओह देखो तो
छोटे से नन्हे से बच्चे हैं पर कितना गुस्सा है। तब विंग हंसते हुए उठ के खड़ा होता है और कहता है, ये तो उसकी माँ के ऊपर गया है, बात बात पर तलवार दिखाना। तब वांग जी कहता है, विंग मैं ऐसा नहीं हूँ, ये तुम्हारे तरह ही है, गुस्सैल, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। विंग कहता है, वांग जी मुझसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर गुस्सा है, बात बात पर गुस्सा और तलवार तुम दिखाते हो। तभी लिटिल सैन अपनी तलवार को रखते कहता है, पिताजी आप दोनों फिर से झगड़ा कर रही हो। तभी मास्टर मुंह कहता है, बस तुम्हारी वजह से, तुम ही हो जो हमेशा इन दोनों के बीच में झगड़ा लगा देते हो। तभी लिटिल सैन कहता है, पर मास्टर मोह इसमें गलती आपका ही है, आपने मेरे पिताजी को नहीं सुधर पाए। तभी विंग कहता है, सियान मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम इतनी बदमाशी और इतनी सारी बातें कहाँ से सीखा है, शायद तुमने अपनी माँ से सीखा है। तब वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे बेटे कुछ भी गलती करता है तो तुम उसकी गलती का असर मेरे नाम पर नहीं बोल सकते, मैंने नहीं सिखाया। तब मास्टर मुँह कहता है, अब तुम दोनों चुप हो जाओगे, मुझे कुछ बोलना है। मास्टर मुँह कहता है, विंग तुम बाहर जा रही हो और लिटिल सियान को भी लेकर जा रही हो। तब विंग कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे लगता है कभी कभार उसे बाहर भी ले जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए बाहर की नज़ारा, बाहर की दुनिया और बाहर के लोग, ताकि वो सही और गलत का समझ सके। तभी मास्टर मुँह कहता है, आखिर तुम भी अब इस मुकाम तक आ चुके हो कि तुम सही और गलत क्या है तुम समझ सकते हो, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो यही सही है। विंग वो करता है और मास्टर मुँह वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी को लेकर और लिटिल सियान को लेकर वो उस जंगल से बाहर आता है। फर्स्ट टाइम लिटिल सियान वो दुनिया को देख रहा था। लिटिल सियान बहुत ज़्यादा खुश था। लिटिल सियान को इतना ज़्यादा खुश देख के वांगजी भी खुश था। वांगजी, विंग और लिटिल सियान वुलान कबीले आता है। सिजो ये देख के बहुत खुश था कि ये लोग वापस आया है, उससे मिलने आया है। सिजोई तुरंत ही विंग और वांगजी को गले से लगा लेता है और सियान को अपनी गोद पर ले लेता है और कहते सच में कितना क्यूट है। सिजोई कहता है, वी गगा लन गगा अब दोनों रूम पर जाइए, काफ़ी लंबा सफ़र था, अब लोग थक गए होंगे, मैं खाना पीना सब कुछ अंदर दे देता हूँ, जो भी ज़रूरत का सामान है मैं अंदर भेज दूँगा। और लिटिल सैन को मुझे संभालने दो, मुझे मौका मिला है पहली बार, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। मुझे पता है आप लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रहने नहीं वाले हो। विंग कहता है, शुक्रिया। सिजोई कहता है, वी गगा ऐसे शुक्रिया बोल के मुझे पराया मत करो। विंग कहता है, ये तो बस ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, वैसे ठीक है मैं रूम पर जा रही हूँ, साथ में वांगजी को भी लेकर जा रही हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे इसके बिना। सिजोई कहता है, अब आपके बेटे हैं, आपको संभाल के बात करना है, मुझे पता है मेरे भाई के बिना आपके दिल नहीं लगता, तो साथ में लेके जाइए, मैं अपने भाई से बाद में बात कर लूँगा। विंग कहता है, हाँ शुक्रिया वांगजी को मेरे पास छोड़ने के लिए। सिजोई लिटिल सियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांगजी और विंग अपने रूम पर आता है। विंग रूम को लॉक करता है। वांगजी कहता है, विंग रूम को लॉक क्यों कर रही हो। विंग कहता है, बस ऐसे ही, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त चाहिए। वांगजी कहता है, जैसे कि तुम अलग अलग रहते हो, हम दोनों एक साथ रहते हैं, तो ऐसे बिहेव मत करो। विंग कहता है, वो बात नहीं है, इस रूम में हमारी एक अलग ही पहचान है। वांगजी कहता है, जैसे कि। विंग वांगजी बिल्कुल करीब आकर बैठता है और कहता है, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है, हमारी शादी के बाद फर्स्ट नाइट हमें इस रूम में बिताया था। वांगजी कहता है, तब हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे और मेरे ख्याल से हम सो गए थे। विंग कहता है, फिर भी वो रात पहली रात था जब मैं तुम्हारे साथ बिताया था। भले ही तुमने मुंह मोड़ के सो गया था, भले ही तुम मुझसे बात नहीं की, पर तुम मेरे करीब थे, मेरे सामने थे। वांगजी कहता है, तुम इतना कुछ सोचते हो। विंग कहता है, क्यों तुम नहीं सोचते। वांगजी कहता है, इतना टाइम किसके पास है। विंग कहता है, मेरे पास तो हर वक्त टाइम है। विंग तुरंत ही अपनी फेस को वांगजी की तरफ करते हुए कहता है, चलो मुझे किस करो। वांगजी कहता है, सही में। विंग कहता है, हाँ सही में, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम नए हो। तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे। वांगजी तुरंत ही विंग की लिप पर एक किस कर लेता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, हम अपने चाहने वाले से कभी बोर नहीं होते। वांगजी कहता है, शायद हम अपने चाहने वाले से कभी बोर नहीं होते। विंग कहता है, तुम तो वो चाँद की तरह हो जिसकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होता, जिनका प्यार, जिनकी रोशनी कभी कम नहीं होता। वांगजी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है। वांगजी के सर विंग की चेस्ट पर था। वांगजी कहता है, तुम बस मेरे साथ ऐसे ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग और वांगजी एक दूसरे को हक करता है और ये कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आज का स्टोरी जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।